नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और कहें तो इस भारत के और सरकार बनने की जो प्रक्रिया है उसमें, और आज का दिन सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि आज एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया, दोनों की जोर आजमाइश चलती रही है और इस वक्त भी चल रही है। जैसे ही ये खबर मिली कि इंडिया गठबंधन की आज बैठक 6 बजे है, उससे पहले आनन फानन में एनडीए की बैठक नरेंद्र मोदी के घर पर बुला ली गई। एनडीए की बैठक अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और उसके बाद अभी 6 बजे से इंडिया की बैठक उधर 10 राजाजी मार्ग, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, वहां पर इंडिया की बैठक चल रही है। इंडिया की बैठक में तमाम दलों के नेता, जो इंडिया के घटक दल हैं, सारे नेता पहुंच चुके हैं। कौन कौन से नेता पहुंचे हैं आप विजुअल देख रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने घर पर इन तमाम नेताओं का, इंडिया घटक दलों के नेताओं का स्वागत कर रहे हैं और वहां प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब पहुंच चुके हैं। सीपीआई, सीपीआईएम और उसके अलावा शरद पवार, ये सारे नेता, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सब पहुंच चुके हैं। एम के स्टालिन पहुंच चुके हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम नेता वहां पहुंचे हुए हैं और बैठक अभी इधर चल रही है। ये बैठक 6 बजे शाम के लिए इसकी घोषणा हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद सुबह ट्वीट करके इस बैठक की जानकारी दी थी। इससे पहले एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में सबसे बड़ी बात कि वहां एनडीए के जो घटक दल हैं, अच्छा इसमें आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे दो अलग अलग, इंडिया और एनडीए। बाएं साइड में एनडीए का आंकड़ा, टोटल आंकड़े क्या हैं? एनडीए को 292 सीटें, इंडिया को 235 सीटें और एक्स्ट्रा अदर्स के खाते में 16 सीटें गई हुई हैं। 543 टोटल हैं और बीच में आप देख रहे हैं कि इंडिया की कैसे बनेगी सरकार। 235 प्लस 46, ये 46 सीटें एनडीए से टूटकर इंडिया में आती हैं तो 281 सीटें बनती हैं, जिसमें टीडीपी है, जेडीयू है, शिवसेना जो शिंदे गुट है, फिर एलजेपी यानी लोजपा जो है वो है, और जेएनपी, आरएलडी, ये तमाम, हम और एनसीपी, ये सब मिलाकर 46 सीटें बन जाती हैं और फिर इंडिया की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं बन पाती है, इंडिया की सरकार बनती है। दोनों तरफ इन आंकड़ों को आप गौर से देख सकते हैं स्क्रीन पे ही, और ये हमने स्क्रीन पर इसलिए रखा है क्योंकि कम से कम इससे ये जाहिर पता चल पाए आपको कि किन किन दलों के नेता जो हैं या किन किन दलों को कितनी सीटें आई हैं और कौन सा दल किसके साथ जा सकता है। और हमने स्पेशली टीडीपी, जेडीयू और शिवसेना और एलजेपीआर और तमाम बाकी दलों के जो फिगर्स हैं यहाँ रखे हुए हैं। चलिए, एक तो ये आंकड़ों का खेल है, 24 के ये आंकड़े, गणित क्या कहते हैं, ये हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे हुए हैं, अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो घटक दल हैं इंडिया के वो सब पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पहुंचे हुए हैं, फिर आरएलपी है, बीएपी है, एमडीएमके है, एसपी, टीएमसी से ममता बनर्जी नहीं आई हैं लेकिन अभिषेक बनर्जी आए हुए हैं, उद्धव ठाकरे नहीं आए लेकिन उनके बेटे आए हुए हैं। सारे नुमाइंदे इंडिया गठबंधन के यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। इससे पहले आनन फानन में बुलाई गई एनडीए की चर्चा। एनडीए में 292 सीटें और नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक सबसे बड़ी खबर यह आई कि आज दोपहर में नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया, अपने पद को त्यागा क्योंकि उनको मैंडेट नहीं है। और ये पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी को हार मिली है। उनकी पार्टी 272 के आंकड़े को नहीं पार कर पाई। अपने दम पर यह सरकार नरेंद्र मोदी नहीं चला सकते थे, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ा। जाकर राष्ट्रपति भवन में उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा और उसके बाद नरेंद्र मोदी आगे आते हैं और बैठक जो इनकी एनडीए की होनी थी ये 7 तारीख को प्रस्तावित थी, यानी परसों प्रस्तावित थी, लेकिन ये बैठक आनन फानन में बुलाई जाती है। कहा जा रहा है कि प्रस्ताव एक दिया गया है और उस प्रस्ताव को पास करवाया गया है कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे और इसके बाद ये राष्ट्रपति भवन में अपना दावा पेश करेंगे ये तमाम घटक दलों के नेता। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता
क्या कुछ कर रहे हैं, ये देखना समझना जरूरी है। इंडिया गठबंधन के नेता अभी बैठक कर रहे हैं और कल से लेकर आज तक जितनी बातें हुई हैं उन बातों में साफ साफ दिखाई देता है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इस डिमांड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि सरकार हम बना सकते हैं। इनकी अपनी जो रणनीति है, इनकी जो गतिविधियां हैं और इनके जो गणित हैं वो सब सामने आ रहे हैं। जरा ये सारे विजुअल्स आप देख रहे हैं। जरा आज के घटनाक्रम में कुछ और चीज़ें लेकर आपके सामने आना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात कि जब संजय राउत और तमाम नेता जब यहां आ रहे थे तो संजय राउत ने कहा था या उद्धव ठाकरे ने कल कहा था, उद्धव ठाकरे को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे पता नहीं इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे। ये सब करने की कोशिश मीडिया किस ढंग से गुमराह करता रहा है, जिसको आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो कैसे गुमराह करता रहा है ये हम लोगों ने देखा है। इस चुनाव में बहुत ज़बरदस्त मार पड़ी है गोदी मीडिया को भी और वो उन चीज़ों को फिर से अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश और मॉडिफाई करने की कोशिश करता रहता है। वो करता रहेगा, लेकिन सरकार अगर बना भी लेते हैं, नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या उनकी सरकार मजबूत सरकार होगी? क्या उनकी सरकार वैसी ही सरकार होगी जैसी पहले थी? और क्या नरेंद्र मोदी उसी ढंग से जो फैसले लेते थे क्या वो फैसले लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा देर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सामने दिखाई देता है। हमारे साथी इस वक्त मौजूद हैं सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, जहां ये बैठक चल रही है और वहां क्या कुछ वहां से निकल के आ रहा है, लाइव उनके पास चलेंगे और उनसे भी समझेंगे। इधर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी, जरा स्क्रीन पर ले आइए। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी स्टूडियो में मौजूद हैं और कुछ एक साथी और जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। आप सबका स्वागत करता हूं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका एक बार फिर से जो इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एक बड़ा दिन और इस बड़े दिन में सबसे बड़ी बात कि सरकार किसकी बनने जा रही है, ये एक सवाल उठता है। अमलेंदु जी, एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगा आपसे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे और सीधे उधर चलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर चलेंगे और वहां क्या कुछ चल रहा है वहां से हमारे साथी जुड़ेंगे और वहां की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे हम। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि अब ये मामला जो है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री और किसकी सरकार बनेगी, ये अब थोड़ा पेचीदा हो चला है और ये शायद कानूनी उसमें उलझ जाएगा अब ये, क्योंकि अगर जिस तरीके से एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पारित करा लिया गया है एनडीए के दलों से, एक तो किसी भी दल की राजीव जी अभी तक जो है वो संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, कोई भी अभी इसका पत्र सौंपने के लिए अधिकृत नहीं है कानूनी तौर पर, क्योंकि जब दल के नेता चुने जाएंगे और संसदीय दल जो है किसी भी पार्टी का हो वो अपना नेता चुनेगा। नरेंद्र मोदी अभी भी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं चूँकि संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, तो इसलिए अभी ये कानूनी तौर पर मुझे लगता है ये पेंच फंसेगा। इधर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, तो अब ये दोनों जब जाकर के राष्ट्रपति के सामने दावा पेश करेंगे तो राष्ट्रपति के सामने संकट ये होगा कि वो किसको बनाएं। जाहिर सी बात है कि जिसके पास सूची ज़्यादा होगी वो सूची मानी जाएगी कि उसको दिया। अब ये भी हो सकता है राजीव जी कि एनडीए जो है मान लीजिए उसने 292 की सूची दी है, इंडिया जाए वो भी जाके 293 की सूची जा करके दे दे तो एक उसकी ज़्यादा हो जाए। ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेंगे? ऐसे इसमें वो वहां तक तो जाए, लेकिन इससे पहले एक खबर और भी है कि आज ही नीतीश कुमार की मुलाकात राहुल गांधी से हो सकती है। आज रात में नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों मुलाकात हो सकती है? आपने एक और विजुअल देखा होगा जब आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में आए, न सिर्फ एक फ्लाइट में आए बल्कि इन दोनों के बीच 1.5 घंटे की फ्लाइट पटना से दिल्ली की है और उस फ्लाइट में इन दोनों के बीच बातचीत भी हुई है, गहन चिंतन मनन भी हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी सिक्योर्ड रहे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी से बेहतर और कोई नहीं बताएगा कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी की जो मुलाकात होनी है, प्रस्तावित मुलाकात और गुपचुप मुलाकात कह सकते हैं, ये ओपन मुलाकात नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या हैं? प्रशांत जी ये भी बताइए कि आखिर नीतीश बाबू चाहते क्या हैं, क्यों वो एनडीए छोड़ के इंडिया की तरफ आ सकते हैं? प्रशांत जी। देखिए, नीतीश कुमार का अगला पैतरा क्या होगा कोई नहीं जानता और उनके पैतरे पिछले कैसे हुए हैं वो हम सब देख चुके हैं। आवाज आ रही मेरी? आवाज? हाँ, तो उनके पैतरे कैसे होते हैं हम सब देख चुके हैं। नीतीश कुमार की बेसिक चिंता क्या है?
नीतीश कुमार की बेसिक चिंता यही है कि उनकी सरकार और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो एमपीज जीत कर आए हैं वो कहीं तोड़ ना लिए जाएं, उनके विधायक ना तोड़ दिए जाएं। और ये सब अमित शाह और मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं, डरे हुए हैं। तो इस डर में वो गए हैं वहां पे उस बैठक में, और अभी वो बहुत केयरफुल है इस बात को लेकर कि अगर अभी हमने पत्ते अपने खोल दिए तो तुरंत हमला जो है उनकी पार्टी और उनकी सरकार पर होगा। और उनकी सरकार नीतीश कुमार की बिहार में बीजेपी के समर्थन से चल रही है। तो इसलिए उनको जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, जब तक ऑल्टरनेटिव गारंटी नहीं होगी, तब तक वो अगला कदम उठाएंगे नहीं। अब उनकी इंडिया गठबंधन से, आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी से, राहुल गांधी से क्या बात हो रही है, ये अभी पर्दे के पीछे है। दूसरी बात राजीव जी की, जो कैमरे के सामने हमको बैठक दिख रही है एनडीए की, देखिए कैमरे के सामने जो हमको दिख रहा है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री नेता जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बता रहा था, उसकी हेकड़ी निकला हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। वहां पे तमाम सारे वॉशिंग मशीन से निकले हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और जैसा अमरेंदु जी कह रहे हैं, आज जो होना है कि एक प्रस्ताव पास कर लिया गया है और नेताओं से चिट्ठियां ले ली गई हैं। इन चिट्ठियों को लेकर राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं जेपी नड्डा। इन चिट्ठियों को लेकर मोदी नहीं जा रहे हैं। दावा नहीं पेश हो रहा है सरकार बनाने का, और जैसा अमरेंदु जी ने कहा, दावा पेश हो भी नहीं सकता है। तो ये चिट्ठियों का कोई मतलब नहीं है, ये केवल परसेप्शन बिल्डिंग है, हेडलाइन मैनेजमेंट है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही राजीव। मेरी आवाज जरा बढ़ाई। बिल्कुल आ रही है आवाज जी। उस चिट्ठी पे आवाज। किसी का सिग्नेचर नहीं है कोई। ऐसे तो आप भी चिट्ठी 4 बना करके रख सकते हैं, दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज कि टेक्निकली क्या ये सही है, एक बात तो ये है। चलिए थोड़ा सा उस पर आएंगे, लेकिन उधर ले चलना चाहता हूं जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे जो बैठक हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर भी आते हैं। एनडीए में भले नरेंद्र मोदी को जो भी देखिए बनाया जा रहा है, एक मीडिया का हिस्सा है जो लगातार इन चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की जो बैठक है उसके क्या मायने निकाले जाएं प्रशांत टंडन जी। और यहां पर क्या देखिए 6 बजे इंडिया की बैठक की घोषणा होती है और आनन फानन में 4 बजे एनडीए की बैठक बुला ली जाती है। ये अपने आप में वो जो डर है नरेंद्र मोदी का वो दिखा रहा है। जो जिस बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे थे वो बॉडी लैंग्वेज तो दिख ही रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन ये डर बता रहा है कि कहीं ना कहीं कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने, उसके बाद से नरेंद्र मोदी इतने परेशान हैं कि लगातार रात भर जगे रहे हैं। ऐसे सुनने में आया है कि रात भर सो नहीं पाए हैं नरेंद्र मोदी। प्रशांत जी। जी, तो मैं उसी बात पे आ रहा था राजीव जी कि ये जो कवायद हुई है आनन फानन में एनडीए की बैठक बुलाने की, जिसमें तमाम सारे 38 दल हैं, तो 38 दलों में से कुछ ही एक बुलाए गए हैं, और ये अपने मीडिया को खुराक देने के लिए, हेडलाइन देने के लिए, परसेप्शन मैनेजमेंट चलाने के लिए ये चिट्ठियां जेपी नड्डा जी को राष्ट्रपति भवन लेकर भेज दिया गया है। उस चिट्ठियों का कोई कानूनी मान्यता नहीं है, कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है, ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। जेपी नड्डा सरकार बनाने का दावा नहीं पेश कर सकते, ना वो दावा पेश करने जा रहे हैं, वो केवल चिट्ठियां देने जा रहे हैं। इस चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता सरकार का दावा पेश करने न जाए। तो ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है अपने मीडिया के लिए। दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, आपने पूछा कि डर किस बात का। डर वही सीक्वेंस देखिए कि पहले कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत होशियारी से एक बात कह दी, सरकार बनाने का दावा तो नहीं पेश किया, लेकिन उन्होंने अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने की बात कह दी। जातिवाद जनगणना, नौकरियां,
तमाम सारी गारंटी जो उन्होंने दी उसकी इम्प्लीमेंट करने की बात कर दी। तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, सरकार आएगी तब। तो वो इशारा कर दिया, उससे इनके कैंप में बहुत हड़कंप मची। और तब तक नरेंद्र मोदी ने ना बनारस की जनता का धन्यवाद दिया था, ना जो चुनाव के नतीजे आए उस पर कोई प्रतिक्रिया दी थी। आनन फानन में इन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद शाम को जाके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और जिसमें एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की गई कि बड़े इंक्लूसिव हैं वगैरह। खैर, तो ये पूरा जो इंडिया गठबंधन से डरे हुए, उनके मुंह से डर गए कि अगर इस बार हमारी सरकार नहीं बनी तो यही प्रैक्टिसेस जो ये अपनाते रहे वो इनके ऊपर भी अपनाई जाएंगी। तमाम मुकदमे होंगे, जांच होगी और सब बातें होंगी। जितना 10 साल में तमाम चीज़ें हुई हैं, चाहे वो पीएम केयर्स हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, सबकी जांचें होंगी। उस जांच से ये घबराए हुए हैं बहुत, और उस घबराहट में इन्होंने आनन फानन में ये जो है तमाम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। जो मंत्रालय मांग रहा है कह रहे हैं हाँ जी ठीक है दे देंगे। खबर यह है कि टीडीपी ने स्पीकर की पोस्ट ही मांगी है। खबर यह भी है कि जो समर्थन देने वाली पार्टियां हैं, खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के रिजर्वेशन है अमित शाह के बारे में, क्योंकि दोनों ये घबराए हुए हैं कि देखिए अगर ये समर्थन देते हैं तो क्या होगा। अगले 3 महीने के अंदर टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12, ये दोनों पार्टियों के 12 और 16 एमपी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार वैसे ही चलेगी जैसे पिछले 10 साल चल रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया, नफरत, ये सारी बातें वापस आ जाएंगी। ये इस बात से डरे हुए हैं। अब इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, जो बीजेपी का मीडिया है वो ये चला रहा है कि साहब उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है ना, और मजबूत रिप्रेजेंटेटिव भेजा है जो रोज लड़ते रहते हैं मीडिया के सामने आकर। तो इंडिया गठबंधन में शिवसेना ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। इकरार खान हमारे साथी सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से। मल्लिकार्जुन के खड़गे के घर पे एक बैठक चल रही है जिस इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, और इस बैठक में तमाम इंडिया दलों के नेता, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो पहुंचे हुए हैं, और वहां क्या कुछ चल रहा है वह अभी इकरार से हम समझेंगे। इकरार शायद तैयारियां कर रहे हैं, मैं अपनी टीम को भी बोलूँगा तैयारियां पूरी कर लें तो स्क्रीन पर उन्हें ले आइए इकरार को। तब तक इधर अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इधर प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। इन सबसे एक एक कमेंट और लेता हूं। और एक तरफ ये, दूसरी तरफ जो प्रस्ताव की बात है, एक प्रस्ताव भेजा गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव की जो चर्चा हो रही थी, इसी प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया है कि नरेंद्र मोदी, इसमें लिखा गया है कि भारत के 140, अगर स्क्रीन पर ला सकते हो इस प्रस्ताव को जरा जल्दी, कुछ घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि फटाफट उन चीज़ों को स्क्रीन पर लेके आइए ताकि बहुत कुछ। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? हाँ देखिए, जरा ले आइए स्क्रीन पे प्रशांत। हाँ ये देखिए, भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री, अब यहाँ हर जगह एनडीए चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए ये तो है, ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज दिनांक 5 जून 2024 को नई दिल्ली में पारित हुआ। इसमें क्या कि श्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के
जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती है। अब ये प्रस्ताव तो दिखा रहा हूं आप लोगों के सामने। आप लोग सोच रहे होंगे क्या फर्जी चीज दिखा रहे हो। ये बिल्कुल, ये जो फर्जी वर्ड बोल रहा हूं ना, बिल्कुल यही फर्जी वर्ड का इस्तेमाल किया है, कांग्रेस की तरफ से किया गया है। जयराम रमेश ने इसे फर्जी वर्ड इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि ये प्रस्ताव फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी का भौकाल बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर वोट मांगा था, जिसे हमारे देश की जनता ने नकार दिया। अब अचानक उन्होंने मुर्दा एनडीए में जान फूंकने की कोशिश की है। मुर्दा एनडीए में जान फूंकने की कोशिश की है, ये कह रहे हैं। ये प्रस्ताव फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा है। ये प्रस्ताव जो अभी हम दिखा रहे थे, ये फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा है, ये कह रहे हैं। उधर इकरार हमारे साथ जुड़े हुए। इकरार, आपको आवाज आ रही है मेरी? इकरार की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। अगर कोशिश करें कि मेरी आवाज़ शायद उन तक जा रही है, उनकी आवाज़ भी हम तक आए। उनसे समझना चाहता हूं इकरार से कि वहां क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन आए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, और यहां से जो बातें निकल के आएंगी वो आगे की सरकार की रणनीतियों के लिए और देश में अगला 5 साल कैसा गुजरने वाला है, इसके लिए आज की ये बैठक बहुत ज़रूरी है। इकरार, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो आपसे समझना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग यहां आए हैं, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है इंडिया गठबंधन की? मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे आप हैं मौजूद इस वक्त, और गहमा गहमी का आलम तो दिखाई दे रहा है। आपके पीछे भी लाल फीते में शायद वो ये मीडिया की तरफ, मीडिया के लिए, और शायद हो सकता है कि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, शायद ऐसी उम्मीद। आप और भी जानकारी देंगे, क्या कुछ चल रहा है वहां पे इकरार? जी बिल्कुल राजीव जी, अभी से कुछ देर पहले जो है इंडिया गठबंधन के जो मेंबर हैं वो सब लोग आ गए हैं, और जिसमें अखिलेश यादव हैं और एम.के. स्टालिन हैं और डी राजा हैं, सभी जितने भी लोग थे वो सब लोग आ गए हैं, और अंदर जो है मीटिंग वो शुरू हो चुकी है। अब मीटिंग चल रही है, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब जो है प्रेस ब्रीफ के लिए लगाया गया है। जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे या जो भी जैसा पिछली बार उन्होंने संबोधित किया था उसी तरीके से इस बार खड़गे जी आएंगे और वो प्रेस को संबोधित करेंगे यहाँ। तो ये वही इंतजाम किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के समय जो मीडिया मौजूद था यहाँ, उससे आज करीब डबल तादाद में मीडिया मौजूद हैं। इसी से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ माहौल है। माहौल जो है इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अखिलेश यादव आए, अखिलेश यादव प्रोफेसर राम गोपाल के साथ आए, और उन्होंने जो हाथ हिला के जो है एक मुस्कुराहट दिखाई। ऐसा लग रहा है कि जैसा वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लोगों से बातचीत करने में बढ़ चुके हैं। और उनके साथ में डी राजा आए, उनके बाद एम.के. स्टालिन आए, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो आई, सभी लोग आए। राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वो सब आए। तो कुल मिलाकर जो है वो अंदर जो मीटिंग चल रही है, और मीटिंग में सबसे जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि क्या किया जाए, क्या हमें सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ा जाए, और अगर बढ़ा जाए तो किस तरीके से बढ़ा जाए, और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या बल फिलहाल नहीं है। वहीं जो एनडीए की बैठक जो 6 बजे इनकी बैठक जब प्रस्तावित हुई, उससे पहले 4 बजे जो एनडीए की बैठक हुई, उस बैठक से क्या नतीजे जो रहे उस पर भी बैठक में अंदर चर्चा की जाएगी और की जा रही होगी शायद वो ये। तो साफ तौर पर ये देखा जाएगा इस बैठक के बाद में जो निकल कर आएगा कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े। क्या नीतीश से बात की जाएगी, या चंद्रबाबू नायडू से बात की जाएगी, या अन्य घटक दल जो है वो उन लोगों से बातचीत की जाएगी। तो ये सभी जो है, इन सभी का डिस्कशन जो है वो यहाँ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है जो उद्धव ठाकरे के बारे में जो बात की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे जो है वो कुछ जैसा कि एक मीडिया के वर्ग ने फैलाया, लेकिन जो संजय रावत जब यहाँ आए और संजय रावत ने जो है बाकायदा मीडिया का हाथ उठाकर जो है स्वागत किया, तो इससे लगता है कि उद्धव के बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो उनमें कोई दम नहीं है। फिलहाल इंडिया गठबंधन के जितने तमाम नेता जो यहाँ मौजूद हैं वो सभी, उनके चेहरे पर जो एक खुशी की लहर है। ऐसा लगता है कि वो लोग जो है अपना बात उनकी कुछ बनती नजर आ रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चा हैं जो कि अंदर बैठक में की जा रही हैं। और जो देखा जाए तो अभी कुछ देर बाद में जब बैठक खत्म होगी तो खड़गे आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, और वो प्रेस मीडिया को ब्रीफ करेंगे, और ब्रीफ करने के बाद में बताएंगे कि क्या उनका इरादा है, क्या वो सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करेंगे या समर्थन की चिट्ठी देंगे। राजीव जी।
सारी बातें और उसमें इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है वो महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आगे की रणनीतियां क्या हैं। और साफ साफ इन्होंने कहा भी था, कल भी कहा था, लेकिन एक बात जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, कि कल राहुल गांधी ने जो बातें कही थी कि चाहे वो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, और उनके लिए आगे क्या करने वाले हैं और इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है, इससे एक दूसरी दिशा दिखाई देती है। और जो बात आप इकरार कर रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, कैसे जो बातें यहां बता रहे हैं और हम जो देख रहे हैं कि यहां तमाम दलों के नेता पहुंचे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मौजूद हैं हमारे साथी इकरार खान और डीबी लाइव के तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तक हम पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, सीधा लाइव, सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक। लेकिन उससे पहले एनडीए की जो बैठक हुई है और उस बैठक में जो तथाकथित प्रस्ताव की बात हो रही है कि उस प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी को फिर से संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। और सबसे बड़ी बात वहां पर यह कि नरेंद्र मोदी उस चिट्ठी को लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उस चिट्ठी को लेकर जाएंगे। ये अपने आप में एक जो जयराम रमेश जो कह रहे थे फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा है वो दिखाई देता है। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी उस विषय में अभी कानून की जो प्रक्रिया है, कानूनन जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, इन सब की बात कर रहे थे। जल्दी से प्रशांत टंडन जी, यहां से लेके इंडिया गठबंधन से लेकर के एनडीए तक की बातों में और खासकर जो अभी बैठक चल रही है, इस बैठक से क्या कुछ निकल के आ सकता है, इन सबको कैसे देखा जाए, आपका नजरिया? देखिए राजीव जी, राजनीति के दांव पेच कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है। जो कैमरे के पीछे होता है वो असली राजनीति होती है। अभी हमको दोनों बैठकों में कुछ कैमरे के सामने दिख रहा है। अब मैं दोनों का फर्क बताता हूं राजीव जी कि कैमरे में क्या दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में अभी मैंने देखा, तस्वीरों में खड़गे जी दिख रहे हैं, वहां पे राहुल गांधी दिख रहे हैं, वहां पे प्रियंका गांधी दिख रही हैं, वहाँ पे जयराम रमेश और दूसरे नेता वहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे गुरदीप सप्पल भी दिखाई दिए, यानी कांग्रेस के कई नेता वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जरा उस फुटेज को लाएं और देखें, एनडीए की बैठक में बीजेपी के कितने नेता हैं। बीजेपी की तरफ से जो जितनी भी कार्रवाई राजीव जी हो रही है वो मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के इर्द गिर्द हो रही है। बाकी बीजेपी खामोश है, बाकी आरएसएस में कोई अभी गतिविधि नहीं है। तो उनकी सरकार को लेकर क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या रणनीतिक फैसला है, इसकी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं है। यहाँ आप देखिए इस तस्वीरों में कि आपको कांग्रेस के तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। जयराम रमेश दिख रहे हैं, गुरदीप सप्पल दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी दिख रही हैं और भी नेता दिख रहे हैं। एनडीए की बैठक में आपको बीजेपी के नेता नहीं दिखाए। उनकी सरकार बनने जा रही है और वहां पे कोई पूर्व मंत्री नहीं, वहां राजनाथ सिंह नहीं है, वहां नितिन गडकरी नहीं है, वहां कोई नहीं है। वहां पे ये लोग हैं जो कि वॉशिंग मशीन से निकले हुए। तो अब पहली दूसरी बात जो मैंने पहले कहा कि इन चिट्ठियों को लेकर, इस प्रस्ताव को लेकर केवल राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं, वहाँ की डाक में वो एंट्री हो जाएगी और वो डाक में चला जाएगा राष्ट्रपति भवन की। उसका कोई कानूनी संवैधानिक मतलब नहीं है। ये सरकार बनाने का दावा नहीं है। आज भी जो इंडिया गठबंधन की बैठक में भी हो रहा, वो भी सरकार बनाने का दावा नहीं है। वो सरकार बनाने की संभावनाओं की पे चर्चा है, उस पे रणनीति है। तो ये दोनों बैठक का ये मतलब है केवल। अभी हमारे सामने दो सीन है, ये फिल्म नहीं है। फिल्म अभी बननी है, वो फिल्म सामने आएगी कल परसों, जब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। और अभी बहुत कुछ जो है होना है, क्योंकि राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है। और अगर मैं मान भी लूं कुछ देर के लिए कि चलो भाई नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से सरकार अगर बन रही है, तो ये सरकार मोदी साहब की देवगौड़ा और गुजराल की तरीके की सरकार होगी। और गठबंधन की सरकार चलाने की फितरत नहीं है मोदी साहब की।
खैर ये अभी बहुत बात की बात है, बनेगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी केवल ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि इनकी कोई बैठक तय नहीं थी। इंडिया गठबंधन की बैठक तय थी और इंडिया गठबंधन की बैठक को से हेडलाइन चोरी करने की बात है कि उनके मीडिया को कंटेंट क्या मिले। तो अपने मीडिया को कंटेंट देने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और राष्ट्रपति भवन में तो आप भी चिट्ठी को दिया, ये डाक में रिसीव हो जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या अपडेट है जरा इकरार से समझ लेते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, वहीं मौजूद है हमारे साथी इकरार खान। इनसे समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। इकरार, क्या वहां मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन के रूप में इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं या कोई और है? इस मीटिंग को कौन कंडक्ट कर रहा है और क्या कुछ निकल के आ रहा है? क्या अंदर बातें हो रही हैं? क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला है? क्या कुछ है? क्योंकि आनन फानन में नरेंद्र मोदी ने अपनी बैठक बुला ली, एनडीए की बैठक, आनन फानन में चिट्ठी तैयार करवा ली, सब कुछ हो गया। कहा यह जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वो राष्ट्रपति के घर पर पहुंच करके दावेदारी भी पेश करेंगे। हड़बड़ी है लेकिन उसमें गड़बड़ी होती है। इसी बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार आज रात को राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, मुलाकात करेंगे शायद, ऐसी खबर भी है। क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ साथ आए हैं दिल्ली और एक ही प्लेन में, पहले पीछे और आगे बैठे हुए थे, बाद में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आजू बाजू में बैठकर आए हैं। इकरार, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? कौन कंडक्ट कर रहा है इस मीटिंग को? जी बिल्कुल, ये जो बैठक है, ये मीटिंग है, ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई थी और वही जो इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो है ओपनिंग जो बैठक से पहले जो संबोधित करते हुए जो वहाँ तमाम जो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं उन सबका जो है उन्होंने स्वागत किया और कहा कि आप सबको बधाई, आप सब लोग जो है पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े हैं, इसके लिए आप सबको बधाई। साथ ही उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने भाजपा को बहुमत ना देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने जो सभा को जो बैठक है उसको संबोधित करते हुए जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स हैं वो दिए हैं, वो जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने साथ ही कहा कि व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए ये ना सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिकता हार भी है, परंतु हम सब उनकी आदत से वाकिफ हैं। वो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। हम यहाँ से यह भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्य से प्रतिबद्ध है। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने जो है बैठक में अपना जो संबोधन था उसमें कहा, तो साफ तौर पर ये एक तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि एकजुट रहें सब लोग और हम लोग जो है पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। आप लोग जो चुनाव में जीत कर आए, जो हमें जनमत मिला है उसका हम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि वो जो है वो इस जनमत को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, वो टूट की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो है उनके ऊपर वो मीटिंग के अंदर निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ इस पर भी चर्चा हो रही है कि किस तरीके का जो माहौल है, किस तरीके का इस समय जो एनडीए ने बनाया हुआ है। जो मीटिंग 6 बजे कॉल होनी थी, उन्होंने 4 बजे मीटिंग कॉल करके, जैसे प्रशांत जी भी कह रहे थे कि उन्होंने अपनी तरफ से माहौल बनाने की कोशिश की। तो खड़गे का साफ तौर पर यह कहना है कि आप लोग एकजुट रहिए और हम कोशिश करेंगे, तमाम तरीके की हम कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से क्या है। बाकी और लोगों का भी उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा जिनके संविधान में आस्था है या जो लोग जो है वो उस राजनीति से ऊब गए हैं और हमारी ओर आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। जी राजीव। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? प्रशांत जी आप जोड़िए इसमें, हमारे साथ जुड़ गए हैं उधर प्रेम कुमार जी भी और स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? जी, खड़गे जी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात को रेखांकित किया राजीव जी। वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैंडेट है। अब आप एनडीए की बैठक बुलाकर उनकी पार्टी को मेजॉरिटी से नीचे रखा है। देखिए, इस वक्त जब सरकार बनाने की प्रक्रिया है और किसी को बहुमत नहीं है, तो मैंडेट की व्याख्या बहुत आवश्यक है और उसकी संवैधानिक और
लोकतांत्रिक परंपराओं के हिसाब से मैंडेट की व्याख्या की बहुत आवश्यकता है। मैंडेट की व्याख्या ये है कि जो खड़गे जी ने कहा कि इनको जनता ने रिजेक्ट किया है, जिसके खिलाफ मैंडेट है, आप 4 लोग बैठकर उसी को नेता बना के और कोई चिट्ठी राष्ट्रपति भवन में भेज दोगे, तो इस मैंडेट का गलत इंटरप्रिटेशन है। और राष्ट्रपति इस बात में स्वतंत्र हैं कि वो अपने तरीके से इस मैंडेट की व्याख्या करें कि क्या वाकई आपको जनता ने दोबारा चुना है। अगर दोबारा चुना होता तो आप प्रिंसिपल, आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी को मेजॉरिटी देती। बेसिकली नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसके खिलाफ मैंडेट है, और अब उस मैंडेट को, अगर मैंडेट खिलाफ है, उसके जनादेश खिलाफ है, और उसी को आप दोबारा रिसाइकिल करके 4 लोग बैठकर एक चिट्ठी राष्ट्रपति को भेज देंगे, तो ये मैंडेट का गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत व्याख्या है और जनादेश का मखौल है, जनादेश की अवमानना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो खड़गे जी ने रेखांकित की है, ये लीगल बाइंडिंग है राष्ट्रपति के लिए भी। राष्ट्रपति जब प्रेस कम्युनिके, राजीव जी आप तो वाकिफ होंगे इसके, कि जब प्रेस कम्युनिके भेजता है तो प्रेस कम्युनिके संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं को कोट करता है। वो 3, 4, 5 पेज का प्रेस कम्युनिके होता है। दिखा रहे हैं हम अंदर की तस्वीरें, जो बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। ये बैठक, इस बैठक में तमाम घटक दलों के नेता, इंडिया गठबंधन के, ये सब बैठे हुए हैं। अंदर की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये बैठक चल रही है। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे डीएमके से हों, चाहे समाजवादी पार्टी से हों। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 37 सीटें अपने दम पर लेकर आई है समाजवादी पार्टी। आप राइट साइड में देख रहे होंगे। और उसके बाद टीएमसी है जहां 29 सीटें लेकर आई है। उसके बाद डीएमके है जो 22 सीटें लेकर आई है। तो तमाम दलों के नेता स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एक बैठक जो इंडिया गठबंधन की मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे चल रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनमें से कई लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ही सरकार बनाएगा, इंडिया अलायंस ही सरकार बनाएगा। दूसरी तरफ आनन फानन में एक प्रस्ताव पारित होता है एनडीए का, ये प्रस्ताव, लेकिन इधर ये ट्वीट है मल्लिकार्जुन खड़गे का, और इस ट्वीट में लिख रहे हैं साफ साफ, इंडिया जनबंधन की बैठक में मेरा शुरुआती वक्तव्य। क्या वक्तव्य है यहां अभी हमारे साथी बता भी रहे थे। लिख रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हम एक साथ लड़े, तालमेल से लड़े और पूरी ताकत से लड़े। आप सबको बधाई। 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था, और जनता ने भाजपा को बहुमत ना देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए यह न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है, परंतु हम सब उनकी आदतों से वाकिफ हैं। सबसे बड़ी बात कि व्यक्तिगत तौर पर यह उनकी न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है, परंतु हम सब उनकी आदतों से, यानी नरेंद्र मोदी की आदतों से वाकिफ हैं, जो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। हम यहां से यह भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों से प्रतिबद्ध हैं। ये बातें यहां पर पहले 4 पॉइंट्स यहां रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात, अपनी प्रस्तावना, इस बैठक में जो शुरुआती उनका बयान है, वक्तव्य है, वो यहां पर सीधे ट्वीट करके हम आप सब जनता के बीच रख दिया है। मतलब कुछ भी गुप्त नहीं है, सब कुछ ओपन है, और यहां यही बताने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी और प्रशांत टंडन जी, इकरार खान जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे। जल्दी से एक कमेंट चाहता हूं पहले प्रेम कुमार जी आपसे। प्रेम कुमार जी, आज दिन भर का घटनाक्रम, उसमें बहुत तेजी से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अभी आनन फानन में एनडीए ने अपना संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी
मोदी को चुन लिया है और तीसरी बार भी उन पर भरोसा जताने की बात कही गई है। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट यहां कही जा रही है, आप देख रहे होंगे आप कि कल से लेकर आज तक जैसे 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 रिजल्ट सामने आया, बीजेपी का नाम किसी के मुंह से नहीं निकल रहा। बीजेपी का नाम न ही नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, न ही बीजेपी का नाम एनडीए के और तमाम घटक दल ले रहे हैं। क्या अंदर खाने हो रहा है, अंदर खाने क्या चल रहा है, यह तो सेकेंडरी है, लेकिन आनन फानन में बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी को फिर से, और आज नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह दोपहर में इस्तीफा भी दे दिया है, वो एक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में हैं और जल्दी से वो चाहेंगे कि ओथ लें। लेकिन क्या आपको लगता है ओथ ले भी लें नरेंद्र मोदी तो ये सरकार उतनी मजबूत है जो सब कुछ, किसी के घर पर सीबीआई, किसी के घर पर ईडी, और जब चाहें जो कानून बदल दें, ये सब संभव है? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, एनडीए की जो बैठक हुई इसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिनके दम पर ये सरकार बन सकती है, वो दोनों प्रमुख मौजूद रहे। ये उनके लिए संतोष की बात है। और ये चूंकि जो बैठक हुई है, इससे एक मैसेज ये गया है कि हम एनडीए के तौर पर चुनाव पूर्व गठबंधन है, हम सब साथ हैं और हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। तो ये एक तरह से राष्ट्रपति के सामने एक संवैधानिक जो दायित्व है उसके लिए एक आधार बना करके पेश किया गया है। अब है कि संसदीय दल की बैठक जब होगी, जब नेता चुना जाएगा, इसमें भी टाइम है, 7 तारीख को संभवतः बैठक होगी। लेकिन इस बीच जो बातें दिख रही, जो राजनीति दिख रही है, उसमें यह है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ प्लेन से आते हैं। चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि भारत में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, राजनीतिक परिवर्तन। और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू भी हमारे साथ आ जाएंगे, चूंकि पीड़ित जो देश में है, जो इस तानाशाही के पीड़ित लोग, सब लोग इकट्ठा होकर के तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनके बीच जो इंडिया गठबंधन के प्रति जो एक है और विकल्प देने की जो चाहत है कि तानाशाही के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प दें, उसमें वो आज जो बैठक होने वाली है, हो रही है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की, तो इस बैठक में क्या निर्णय होता है, अंदर खाने उन बातों पर क्या निर्णय होता है जिसको तब तक जाहिर नहीं किया जाता है जब तक कि वो पक न जाए। उदाहरण के लिए कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों नेताओं का समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ है और जिसके बारे में इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों में सहमति बने, तभी उस बात को की नुमाइश की जा सकती है, उसको बताया जा सकता है। तब तक एनडीए के गठबंधन में उन दोनों की उपस्थिति को हम औपचारिक मानते हैं, औपचारिक ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक बात पक रही है। अब वो दोनों नेता वहाँ जो मौजूदगी है, एक औपचारिकतावश मौजूद हैं या फिर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ये इंडिया गठबंधन के भीतर अंदर खाने की सहमति, उसके बाद आज रात जो बैठक होने वाली है राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच, उन बैठक में क्या होता है इसके बारे में कोई सार्वजनिक रूप से बताए। लेकिन बैठक भी अगर होती है तो ये एक बड़ी घटना होगी कि उस दिशा में चीजें चल रही हैं। तो एक पहलू ये है। इसके बाद अगर इन दोनों का समर्थन मिल जाता है तो आप आंकड़े दिखाई रहे हैं कि कैसे इंडिया की सरकार बन सकती है। ये दोनों मिलकर के लगभग 262 सीट और फिर इंडिपेंडेंट्स और छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के ये सीट आपने दिखाया है 281 का आंकड़ा पहुंच जाता है। तो ये संभव है, लेकिन ये संभव तभी है जब दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स एनडीए में हैं और उधर से हट करके इधर आते हैं इंडिया गठबंधन के बीच। आपने जो खड़गे जी का बयान पढ़ा उसमें साफ तौर पर लिखा है कि वो हर उस दल का स्वागत है जो देश में संविधान को बचाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। ये जो है ये एक तरह से न्योता है, सबको बुलाने का न्योता है। तो इसका मतलब है कि विकल्प खुले हुए हैं। अब इस परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति ने मौका दे दिया, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी को, कि आप सरकार का दावा पेश कीजिए, और वो दावा पेश कर देते हैं,
तो फिर फ्लोर टेस्ट पर सारी बातें आ जाएंगी, और फ्लोर टेस्ट के लिए फिर जो इंडिया गठबंधन है उसकी तैयारी और उसकी तैयारी का आधार ये दोनों दल प्रमुख रूप से निश्चित रूप से होंगे। और भी कुछ लोग जो एकनाथ शिंदे से की पार्टी में हैं लेकिन वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, कुछ और भी रोकना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, रोकना चाहूंगा। बैठक खत्म हो गई है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ एक घोषणा हो जाएगी कि आगे की रणनीति क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे इस वक्त बैठक चल रही थी इंडिया गठबंधन की, और इस बैठक में तमाम 33 दलों के 33 नेता, तमाम घटक दलों के 33 नेता यहां मौजूद थे। ये कौन कौन से नेता हैं मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, सुप्रिया सुले, फिर MK स्टालिन, TR बालू, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, प्रियंका गांधी, अभिषेक बनर्जी, अरविंद सावंत, तेजस्वी यादव, संजय यादव, सीताराम येचुरी, संजय राउत, उनके अलावा D राजा, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, फिर संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, राघव चड्डा आम आदमी पार्टी से, दीपांकर भट्टाचार्य CPI-ML से, फिर उमर अब्दुल्ला, फिर सैयद सादिक अली, और फिर सैयद सादिक अली के अलावा प्रेमचंद्रन है, NK प्रेमाचंद्रन है, MH जवाहिरुल्लाह हैं, और G देवरंजन हैं, फिर G देवराजन, ER ऐश्वरन हैं, और D रवि कुमार हैं। ये तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। सीताराम येचुरी, संजय राउत, D राजा, ये सब हैं ही। कल्पना सोरेन, संजय सिंह, राघव चड्डा, दीपांकर भट्टाचार्य और PK कुन्हाली कुट्टी, यानी तमाम 33 नेता यहां पहुंचे हुए हैं। तमाम घटक दलों के 33 नेता इस बैठक में शामिल हैं, और ये बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक, और यहां से ये जरूर आप समझिए कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत इरादों के साथ अब बाहर निकलेगा। ये साफ दिखाई दे रहा है। बैठक खत्म हो गई है, ये बैठक खत्म हो गई है। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप देख रहे हैं वहां से सीधे लाइव हमारे साथी इकरार खान वहां मौजूद हैं। उनके जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, ये बयान क्या कुछ दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे निकल के आएंगे, राहुल गांधी और तमाम जो घटक दल के साथी नेता हैं वो क्या कुछ कहेंगे, ये सब हम सुनेंगे। यहां तैयारियां चल रही हैं। जल्दी से हम आना चाहते हैं प्रोफेसर रविकांत जी के पास में। प्रोफेसर साहब, जरा आपसे समझो, इंडिया गठबंधन की बैठक, उसमें क्या होता है अभी हमारे सामने आ जाएगा। इंडिया गठबंधन इस जोड़ तोड़ की राजनीति में आगे बढ़ना चाहेगा, या इंडिया गठबंधन यहीं पर एक अपने आप को बैकफुट पर पीछे खींचते हुए नजर आएगा। क्या कुछ होगा देखेंगे, लेकिन उससे पहले दिन भर के घटनाक्रम पर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहिए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एनडीए का आंकड़ा, इंडिया का आंकड़ा, उसके साथ साथ इंडिया की कैसे बनेगी सरकार, वो जो गणित है वो गणित भी हमने लिख कर रखा हुआ है, जिसमें 235 प्लस 46 सीट हम बता रहे हैं कि कैसे 281 सीटों में तब्दील होती हैं और ये सीटें। और उसमें सबसे बड़ी चीज की टीडीपी और जेडीयू और शिवसेना, शिंदे गुट, एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है, और जेएनपी जो वहां आंध्र प्रदेश की पार्टी, जनसेना पार्टी आप जानते हैं, और फिर आरएलडी, हम, एनसीपी, ये सब मिलकर, एनसीपी अजित पवार, ये सब मिलकर 46 सीटें, और 46 और 235 मिलकर 281 सीटें हो जाती हैं। ये इस गणित पे और हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहली सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिन भर के घटनाक्रम में एक तरफ आप देखिए कि एनडीए की बैठक बुला ली जाती है आनंद फानन में, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अभी जनता के बीच आकर, प्रेस के बीच आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपने इरादे साफ करेंगे। साथ में जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं, और जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजू जी, आज का जो पूरा घटनाक्रम है उसको पूरा देश बड़ी निगाह से देख रहा है। नीतीश कुमार के घर पे तो बहुत सारे लोग प्रदर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे, और उन्होंने कहा कि आप बहुत बार पलट करके गए हैं, इस बार जनता के लिए पलट जाइए। माने आप एनडीए की जगह पर आप इंडिया अलायंस के साथ आइए, ये पूरे देश की उम्मीदें हैं, निगाहें हैं।
और जो जनादेश मिला है वो सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए मिला है, वो लोगों की भलाई के लिए मिला है, वो गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के मुद्दों पर मिला है। रिजेक्ट किया गया पूरी तरीके से लोगों के जरिए उस कॉरपोरेट पूरे पॉलिटिक्स को, और चुनाव के बाद भी, एग्जिट पोल के समय पे भी ये राजनीति लोगों को नेस्तनाबूद करती है, उसको पूरी तरीके से एक तरह से कमजोर करती है। तो उस सत्ता की तरफ न जाकर के, कि देखा कैसे सेंसेक्स गिरता है, एग्जिट पोल के समय की तरह से उठता है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ही पाले में वो गेंद है कि वो क्या फैसला लेते हैं। वो फैसला लेते समय इस बात को ध्यान में जरूर रखेंगे कि नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या और भी पहले जो एनडीए के घटक दल थे, जब मोदी जी एक अकेला सब पर भारी होता था तो उस समय वो कितना तवज्जो देते थे इन राजनीतिक दलों को, और जिसके साथ भी उन्होंने समझौता किया उस पार्टी को खत्म किया। उद्धव ठाकरे एक बड़ा उदाहरण है, चाहे शिवसेना हो या दूसरी और राजनीतिक दल हो। मुझे लगता है कि इन तमाम बातों को नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार फैसला लेंगे। जहां तक बात इंडिया अलायंस की है, ये बहुत मजबूत है, बॉन्डिंग बहुत मजबूत है और एक वैचारिक जुड़ाव है, और देश के प्रति जो कमिटमेंट उन्होंने किया है वो उसके प्रति उनका उत्तरदायित्व भी दिखाई पड़ रहा है। वरना मोदी जी का तो हाल ये है कि वहां सब कुछ जुमले हो जाते हैं, और वैसे भी मोदी जी ने देश के लोगों के लिए तो कोई वायदा किया नहीं। उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान केवल नफरत की राजनीति की, नफरत की बातें की, डराया लोगों को। इसके अलावा उन्होंने न तो किसानों से कोई वादे किए, न दलितों पिछड़ों के लिए उनके पास कुछ था, न तो नौजवानों के लिए कुछ था। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस जिस तरह से मजबूत है और मुद्दों पर मजबूत है, लोगों की चाहत यही है कि इंडिया अलायंस सरकार बनाए। भले ही अभी वो अंक उसके पास नहीं हो, लेकिन जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो खास करके वही दलित और पिछड़ों के सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे उसमें जीतन राम मांझी हो या आरएलडी हो, ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जरूर इंडिया अलायंस के साथ आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन देखना यह है कि मोदी तो अपनी राजनीति के लिए और खास करके लोगों को किस तरह से वो अपने साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं छल और प्रपंच के दायरे से, तो वो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन बेहद खास है, और कल क्या फैसला होता है, आज रात को भी वही सारी चीजें चलेंगी। ये जरूर हो गया है कि सिर्फ जिस दिन काउंटिंग हुई, प्रोफेसर साहब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने जो प्रस्तावना जो अपनी दी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो 4 पॉइंट, और उन्होंने ट्वीट भी किया और कि मेरा ये ओपनिंग रिमार्क है जिसको 4 पॉइंट में ट्वीट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उसमें एक जो चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से ये भी संदेश देते हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, हम यहाँ से ये भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है। हम यहां से यह भी संदेश देते हैं, गौर फरमाइएगा, हम यहां से यह भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों से प्रतिबद्ध हैं। यानी इंडिया गठबंधन में जो है वो, इंडिया गठबंधन में जो नहीं है वो भी खुले तौर पर इन्होंने सबको अपने गठबंधन में शामिल होने और इस गठबंधन में के प्रति आस्था जिनको है उन सब का आह्वान किया। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम यहाँ ये संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है, उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं साफ साफ, यानी कि जो इंडिया गठबंधन में है और जो इंडिया गठबंधन में नहीं है सबका हम स्वागत करते हैं और आप हमारे साथ आ सकते हैं। यानी खुला ऑफर है इंडिया गठबंधन का उन तमाम दलों का के लिए जो कहीं
अपने आप को थोड़ा सा दबे कुचले हुए महसूस कर रहे हैं। और ये बात पिछले 10 साल से सुनी जा रही है, दबी जुबान से सुनी जा रही है। यहां खुला ऑफर है प्रोफेसर रविकांत जी। न तो कोई छल है न कोई दबाव है। और उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय की राजनीति में विश्वास रखते हैं, जो आर्थिक न्याय की राजनीति में विश्वास रखते हैं, वो हमारे साथ आकर के जुड़े हैं। ये जो ऑफर है, मुझे लगता है कि बहुत मार्के का है, एक बड़ा संदेश है। लेकिन निर्भर करेगा कि जहां तो उन्होंने संदेश दिया है वो संदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये जो बैठक हुई है नरेंद्र मोदी की, उस बैठक में अभी क्या निकल करके आता है ये भी देखना पड़ेगा। अब वो इस तरह से इतना आसान नहीं होगा इस बार नरेंद्र मोदी के लिए। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी बहुत मशहूर है इस चीज के लिए कि लोगों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन इन 10 सालों में वो तमाम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की अपनी शख्सियत क्या है, नरेंद्र मोदी का स्वभाव क्या है, नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग समझ भी रहे होंगे, अलर्ट भी होंगे। और खड़गे जी का ये बयान उन लोगों को निश्चित रूप से प्रेरित करेगा और उन्हें फैसला लेने में भी थोड़ा आसान बनाएगा। अब ये निर्भर करता है कि 1-2 दिन में देखना है कि फैसला क्या होने जा रहा है। राष्ट्रपति के पाले में गेंद है तो वो क्या फैसला लेती हैं, और तमाम और संवैधानिक परिस्थितियां हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है कि हमें देखना पड़ेगा कि राजनीतिक ये जो पूरा माहौल है उसमें दोनों ही जो अलायंस हैं उनके अपने फैसले क्या होते हैं, और जो किंग मेकर की भूमिका में टीडीपी और जेडीयू है उसकी क्या उनका क्या फैसला होता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी। आपके पास आता हूं सुनील जी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ चल रहा है जरा उधर दिखाते हैं हम, जरा स्क्रीन पे ले आइए। क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त हो चुकी है और इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शायद बहुत कुछ निकल के आए और यहां एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि यहां से तस्वीर क्या बनने वाली है। नरेंद्र मोदी एक तरफ से टिके हुए हैं और डटे हुए हैं, किसी भी रूप में उनको प्रधानमंत्री का पद चाहिए, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तैयारियां क्या हैं? अभी जो बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, 33 नेता यहां मौजूद थे, 33 लीडर्स फ्रॉम इंडिया गठबंधन, वो लोग मौजूद थे। और इन 33 नेताओं ने एक सुर में एक मत इनका क्या है, क्या कुछ कहा है, ये हम जानेंगे अभी से थोड़ी देर बाद। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमारे साथी इकरार वहां पर मौजूद हैं, वो वहां की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और हम आप तक उन तमाम विजुअल्स को पहुंचा रहे हैं। जरा उन विजुअल्स को ले आइए जब शुरुआत में मीटिंग की शुरुआत हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे तमाम नेता आना शुरू किए। उन विजुअल्स को भी स्क्रीन पर ले आइए कि कौन कौन से आए हैं। एक लिस्ट तो आपके पास हमने दिया ही, उस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के अलावा ये तमाम देखिए नेता यहां पहुंचते हुए दिखाई दिए। शुरुआती दौर में शाम का वक्त 6 बजे का वक्त, और उस समय तमाम नेता आए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे और इन लोगों ने मुलाकात की, बात हुई। लेकिन बात क्या हुई, आगे की गतिविधि क्या है, रणनीति क्या है, इन सब पे चर्चा अभी हो चुकी है। और चर्चा के बाद अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बहुत कुछ उससे निकल के आना बाकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू होती है, प्रेस को क्या कुछ बताते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे यहां इस गठबंधन के नेता, वो हम आप तक सीधे सीधे पहुंचाएंगे। और लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण नजर आ रहा है और काफी मजबूत इरादे दिखाई दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के। और कल से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं कि दिन में कई बार कपड़े बदलते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन आज सुबह से 3 मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने, एक भी कपड़े नहीं बदले। सुबह जो पहने हुए थे वही कपड़े पहने हुए अभी शाम को भी नजर आ रहे थे। यानी कहीं ना कहीं एक दबाव है मोदी जी के ऊपर, जो 14 और 19 में दबाव नहीं था, 2024 में नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव जरूर है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब वो पिक्चर देखे होंगे जिसमें
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव प्लेन में एक साथ आते हैं, उस प्लेन में आगे नीतीश कुमार बैठते हैं, पीछे तेजस्वी यादव बैठते हैं, फिर दूसरी पिक्चर आती है जिसमें बगल में तेजस्वी यादव बैठे रहते हैं। अगर उस पिक्चर को भी स्क्रीन पर ला पाएं तो बहुत बेहतर होगा। जरा उसको भी दिखाइए कि कैसे पटना से दिल्ली पहुंचते हैं ये दोनों नेता। और खबर ये अंदर खाने से ये भी आ रही है कि शायद अब आगे देखिए ये पिक्चर, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर है। एक पीछे तेजस्वी यादव बैठ रहे हैं, फिर यहां नीतीश कुमार माफी चाहूंगा बैठ रहे हैं, और इसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो पिक्चर बदलती है, पलटती है। तेजस्वी यादव जो हैं वो आगे नीतीश बाबू के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। ये है पिक्चर, और इस पिक्चर में बहुत सारी बातें यहां से समझ में आती हैं। इसके बाद जरा मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि जब यहां दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तो क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा वो भी सुन लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, तेजस्वी यादव ने कहा क्या ये भी सुनेंगे। तेजस्वी यादव से मीडिया ने जब पूछा कि क्या आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हां सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार ने कहा हां सरकार तो बनेगी ही। बात सही है, सरकार तो बनती है, बिना सरकार बने देश कैसे चलेगा। और मैंडेट दे दिया है इस देश की जनता ने, अपना काम देश की जनता ने इस 45 डिग्री से 52 डिग्री तापमान तक में, दिल्ली का तापमान 52.9 चला गया था, आपको पता ही होगा। 52.9 डिग्री तापमान के वक्त भी देश की जनता ने वोट डाला, निकल के अपना काम करना था, काम कर दिया। लेकिन इसके बाद सरकार बनाने का काम इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है, इन सांसदों का है, और अब सरकार तो बनेगी ही। लेकिन किसकी सरकार बनेगी और कैसी सरकार बनेगी? क्या उतनी ही मजबूत सरकार रहेगी जितनी मजबूत 2014 की नरेंद्र मोदी की सरकार थी, एनडीए की सरकार? एनडीए का नाम नरेंद्र मोदी कभी नहीं लेते थे, लेकिन अब बार बार नरेंद्र मोदी एनडीए का ही नाम ले रहे हैं। बीजेपी का एक भी नुमाइंदा बीजेपी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और न ही जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है। तेजस्वी यादव को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पे, तो क्या कह रहे हैं सुनिए। तो कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी कोई पार्टी को नहीं। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सीएम के साथ आए, कोई बातचीत हो या कुछ बात भी बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। साफ साफ यहाँ पे तेजस्वी यादव का बयान, और तेजस्वी यादव के अलावा नीतीश कुमार का भी बयान हम अगर ला पाएं। नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी, बिल्कुल सही बात है, सरकार बनेगी। लेकिन उधर इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलने वाले हैं ये इंडिया गठबंधन के नेता, क्या इनके इरादे सरकार बनाने के हैं, और सरकार अगर बनाने के इरादे हैं तो कैसे बनेगी सरकार। लेकिन पहले सुनते हैं नीतीश कुमार को। सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी, सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी, सरकार तो बनेगी ही, कह रहे हैं सरकार तो बनेगी ही। किसकी बनेगी, और अगर एनडीए की बनेगी तो कितने दिन चलेगी नीतीश बाबू, ये भी बता दीजिए, ये जरूरी है। 3 नेता ऐसे हैं, जरा ले आइए हमारे तमाम साथियों को। हाँ, हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। सुनील शुक्ला जी हैं हमारे साथ प्रेम कुमार जी, इधर स्टूडियो में अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ, प्रशांत टंडन जी और प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़े हुए हैं, और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मौजूद हैं हमारे साथी इकरार खान, जो अभी से थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है हम सबको वहां तक ले जाएंगे। सरकार तो बनेगी ही, सरकार कितनी मजबूत रहेगी ये भी बड़ा सवाल है सुनील शुक्ला जी। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी है कि अभी तक ये पहला मौका नरेंद्र मोदी के साथ है कि देखिए 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी के ऊपर जो राजयोग शुरू हुआ वो राजयोग खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन इस वक्त भले वो प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन कितने दिन के प्रधानमंत्री रहेंगे ये तय करेगा ये जो नीचे लिखे हुए आंकड़े हैं वो।
इन आंकड़ों में देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूं, टीडीपी की 16 सीटें, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू की 12 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट की 7 सीटें, एलजेपीआर यानी कि रामविलास पासवान की एलजेपी जिसको लीड कर रहे हैं उनके बेटे तेजस्वी यादव, 5 सीटें उनकी, माफी चाहूंगा, चिराग पासवान, और उनके अलावा ये देखिए जनसेना पार्टी, ये वहां पवन कल्याण की पार्टी, उनकी 2 सीटें आंध्र प्रदेश, और उसके अलावा आरएलडी, हम और एनसीपी कौन, तो अजीत पवार, ये सब मिलाकर 46 सीटें होती हैं। ये क्या ये तय नहीं करेंगे कि आने वाले समय में सरकार किसकी और कितनी मजबूत चलेगी? 240 सीटें हैं नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी ने 10 साल सिर्फ और सिर्फ तोड़ फोड़ की हैं। इसमें भी तोड़ फोड़ वाले लोग हैं सुनील शुक्ला जी, ये जो है इसमें भी तोड़ फोड़ वाले लोग हैं। अजीत पवार तोड़ फोड़, आप देखिए शिवसेना तोड़ फोड़, एलजेपीआर तोड़ फोड़, ये सब ऐसे तोड़ फोड़ वाले हैं। इन चाचा भतीजे में यहां भी लड़ाई करवाई थी। क्या ये लोग साथ साथ रहेंगे? ये इनको याद नहीं आएगा कि उस दिन उस रात को मैं सो नहीं पाया था जिस रात को नरेंद्र मोदी ने ईडी के नुमाइंदों को भेजा था? ये बात याद नहीं आएंगी उन लोगों को। तो बहुत कुछ है, और इन सब के साथ तलवार की धार पर चलते हुए कितने दिन, अगर नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो कितने दिन? सुनील शुक्ला जी। म्यूट कीजिए सुनील जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद राजीव जी। आपने इस गिनती में जो 7 निर्दलीय हैं उनकी गिनती आपने नहीं की है। उसमें केवल 2 ऐसे हैं जिनसे कोई भी सत्तारूढ़ दल एक दूरी बना के रखेगा, एक अमृतपाल सिंह और एक बेअंत सिंह का ग्रैंडसन। बाकी पप्पू यादव आप जानते हैं, बारामूला के जो सांसद हैं उनको भी आप जानते हैं जी। पप्पू यादव ऑलरेडी इंडिया में मतलब कांग्रेस के ही हैं, तो उनको जोड़ लिया। लेकिन जी आप जो बारामूला के सांसद हैं उनको भी आप जानते हैं, जो लद्दाख से जीत करके आए हैं उनको भी आप जानते हैं, जो सांगली से जीत करके आए हैं उनको भी आप जानते हैं। गोया कि कम से कम 5 सदस्य ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। लद्दाख का जो भी एमपी है या जो बारामूला का एमपी है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते, संभव ही नहीं है। उनमें से 5 सदस्य भी हैं जो ये इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर एनसीपी अजीत पवार की 1 सीट, मांझी साहब, आरएलडी के 2 लोग, जन सेना पार्टी के लोग अगर ये जाते हैं एनडीए के साथ, तो इनको हासिल क्या होगा? इनको तो कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। लेकिन अगर ये इंडिया दल समूह के साथ आते हैं तो इनके साथ उनको कम से कम एक राजनीतिक अपनी गतिविधियों को संचालित करने का पूरा मौका और विमर्श में शामिल होने का पूरा अवसर होगा। टीडीपी और जेडीयू के संबंध भारतीय जनता पार्टी से क्या रहे हैं, यह अतीत में बहुत अच्छे से झांका जा सकता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बाल योगी साहब लोकसभा के अध्यक्ष थे जो टीडीपी के सदस्य थे, उनकी एक जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और टीडीपी पूरा प्रयास करती है कि दोबारा से उन्हीं के पार्टी के नेता को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, और वह भारतीय जनता पार्टी थी जो अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी थी। उसके बाद टीडीपी के इस नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, किस किस तरह के विशेषणों से नहीं नवाजा है, यह अच्छे से पता है टीडीपी को। जेडीयू को किस तरह से तोड़ने का प्रयास किया है बीजेपी ने, यह भी सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है ये कि जो भी इनका सहयोगी रहा है उसको वो साबुत रहने नहीं दिए हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, और चाहे उत्तर पूर्व के राजनीतिक दल हो। हर पार्टी को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ तक कि आप याद कीजिए कि टीएमसी को कितना तोड़ने का प्रयास किया। पिछले विधानसभा चुनाव में कितने सांसदों विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया था पश्चिम बंगाल में, जो अब बेचारा फिर से दोबारा चले गए। शुभेंदु अधिकारी उसी दौर के नेता हैं जब बीजेपी में शामिल हो गए।
तो तमाम लोगों को इन्होंने केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अपने राजनीतिक गतिविधियों से खारिज करने के बजाय तोड़फोड़ में इन्होंने विश्वास किया है। जनता दल यूनाइटेड को भी पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यही चिराग पासवान है जिन्होंने बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं बोला, और कितना नुकसान हुआ था जेडीयू का ये भी उनके सामने है। टीडीपी और जेडीयू के स्वाभाविक पसंद बीजेपी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा कारण यह है कि इन दोनों दलों को एक जो पॉलिटिकल स्पेस चाहिए वह भारतीय जनता पार्टी में रह के नहीं मिल सकता। शिवसेना शिंदे गुट में मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे श्रीकांत शिंदे को छोड़ के सबको अपने पार्टी में ले सकते हैं। श्रीकांत शिंदे को मुझे नहीं लगता कि अपने पार्टी में लेंगे, क्योंकि शिवसेना से जो छोड़ के गया आज तक किसी पार्टी को शिवसेना ने दोबारा वापस नहीं लिया, चाहे वो छगन भुजबल हो और चाहे राणे साहब रहे हो, कोई नेता रहा हो, उसने दोबारा से अपने साथ वापस नहीं लिया। हो सकता है कि वो शिंदे साहब को या उनके पुत्र को पार्टी में न ले, लेकिन बाकी जो 6 सदस्य हैं उनको दोबारा से शिवसेना में आने में और इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए की सरकार चलाने में सबसे बड़ी जो असुविधा है वो इसी बात को लेकर के है कि उस गठबंधन में रह करके आपको पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलने वाला, वह आपको ताकत नहीं मिलने वाली है जो आप सरकार में रह के उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, आपका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। आज अगर अनुप्रिया पटेल कुछ हजार के मतों के अंतर से जीतने के लिए बाध्य हुई हैं तो उनका एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल ही बड़ा कारण है, क्योंकि वो अपने लोगों को कुछ भी नहीं दिलवा पाई जिसके लिए उनके पिताजी ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ा की। ये अगर बीआरएस के लोगों को नुकसान हुआ है तो एवं उनको पता है कि बीजेपी के साथ नजदीकी होने के कारण, ये नवीन पटनायक साहब को अंदाजा है कि किस तरीके से बीजेपी के नजदीकी केवल दिखने के कारण से उनको कितना नुकसान हो गया और बीजेपी ने उनको साफ कर दिया। तो यह चुनौती उन सभी राजनीतिक दलों के साथ है जो एनडीए के साथ अभी भी हैं या उनको लग रहा है कि उनके साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं, लेकिन वह उनके स्वाभाविक राजनीतिक पसंद नहीं है। राजनीतिक पसंद इंडिया दल समूह ही है, कांग्रेसी है, जिसके कारण से वह अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को अपने साथ बनाए रख सकते हैं और अपनी राजनीतिक पूंजी भी बनाए रख सकते हैं। भले सरकार, अगर अभी जो एनडीए की बैठक हुई उस बैठक में यह हुआ कि शायद आज शाम को या कल सवेरे वो सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति जी के पास। हो सकता है सरकार बन भी जाए, शपथ भी हो जाए, लेकिन इस सरकार की कार्यावधि बहुत लंबी नहीं होगी। मोदी जी मजबूत सरकार चलाने के आदी हैं, मजबूर सरकार चलाने के आदी नहीं है। वो लोगों से आह्वान भी करते रहे हैं कि मजबूत सरकार गठित की जानी चाहिए, मजबूर सरकार नहीं गठित की जानी चाहिए। मजबूत और मजबूर किस सरकार को कहते हैं उसकी परिभाषा वो खुद भी जानते हैं कि कम से कम मतलब वो किसी पर उनकी निर्भरता न रहे, लेकिन पूरी की पूरी सरकार अपने सहयोगियों के ऊपर निर्भर रहेगी। और चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, वो छोटे मोटे बार्गेनर नहीं है, वो चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं है। जैसे कि नीतीश कुमार जी पिछली सरकार में उनको 2 मंत्री पद मिलने चाहिए थे और 1 मंत्री पद मिलने के बावजूद भी वो शांत रहे, उन्होंने विद्रोह नहीं किया। लेकिन 2002 के दंगे के बाद जो स्टैंड लिया था जेडीयू ने, वह अभी लोगों की स्मृतियों से बाहर नहीं है और कम से कम जनता दल यूनाइटेड की भी स्मृतियों से बाहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लंबी राजनीति कर पाएंगे नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि उनको दिक्कत होगी। इस चुनाव में भी जब उनको व्यापक जन समर्थन मिला, उनके 3 सांसद हार गए हैं। वो झारखंड में उनकी कोई ताकत नहीं बन पाई, कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। तो अगर आप अपनी राजनीतिक ताकत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, अपने समर्थकों को अपने साथ जुड़े रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सभी दलों को जो क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं उनकी स्वाभाविक पसंद कांग्रेस ही हो सकती है। कांग्रेस के साथ रह करके उनको एक पॉलिटिकल स्पेस भी मिलेगा और कांग्रेस के साथ रह करके अपने नीतियों कार्यक्रमों को लागू भी कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है
और अल्पसंख्यकों को लेकर के टीडीपी और जेडीयू दोनों मुखर हैं। उनको 4% आरक्षण मिलना चाहिए और ये कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं देंगे। आरोप लगाते रहे ये कि हम कांग्रेस पिछड़े वर्ग के या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर के मुसलमानों को देना चाहती है। तो ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। तो क्या टीडीपी और जेडीयू अपने जो उनकी नीतियां हैं या कार्यक्रम है या जो सोच है या जो रोड मैप है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा सकती हैं या कांग्रेस के साथ बढ़ा सकती हैं? क्या बीजेपी के साथ रह करके नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के अपने कार्यक्रम को, अपने अभियान को आगे तक ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? यह बड़ा विषय है उनके पास और आगे आने वाले दिनों की राजनीति। मेरा अपना मानना यह है कि भले एनडीए की सरकार बन जाए अभी तत्काल रूप से, लेकिन वो दीर्घकालिक नहीं होगी और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की है, ये कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी। और ऐसी संभावना क्यों है इसका विश्लेषण अभी आप सुन रहे थे। और यहाँ इंडिया गठबंधन अभी बैठक उसकी खत्म हुई है और इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन तमाम राजनीतिक दलों को ऑफर दे दिया है कि आप अगर देश के संविधान में भरोसा रखते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक सीधा पैगाम है। जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, और उसके बाद जरा आप लोगों से प्रशांत टंडन जी यहां यह भी समझेंगे नैतिक हार, जी हां, नैतिक हार नरेंद्र मोदी की, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी की नैया भी डुबा दी। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। बहुत बड़े एक जो कहते हैं कि हार्डकोर नेता के रूप में, और वो भी जो अपनी बातें जैसा चाहते हैं वैसा मनवाना चाहते हैं, वो हैं टीडीपी जो दूसरे नंबर पर, यानी बीजेपी में अगर देखा जाए इस सरकार में टीडीपी वैसी पार्टी है जो बिल्कुल जो चाहता हूं वो करो नहीं तो हम गए। ये बात भी प्रशांत टंडन जी आप तक आऊंगा, जरूर इन सब पे बात करेंगे हम। और बहुत कुछ यहां पर देखिए, चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एलजेपीआर हो, ये सब यूपीए के घटक दल रह चुके हैं। ये सब कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, साथ साथ सरकार चला चुके हैं। तो आज की तारीख में ये सब कितने दिन उधर रहेंगे ये भी देखना होगा, और यहीं से सरकार जो है वो कितने दिन चलेगी। क्या हम फिर से 90s में जाने वाले हैं? 96 के बाद से 1999 के बीच में कितनी सरकारें बनी थी आप सबको याद होगा, नरसिम्हा राव के बाद। क्या हम उस दिशा में जाने वाले हैं? एक बहुत अलग तरह की परिस्थितियां क्या देश में निर्मित होने वाली है, ये सब समझेंगे। लेकिन एक छोटा सा कमेंट अमलेंदु जी, अपडेशन क्या कुछ है, फिर जरा आप लोगों के बीच आता हूं और पुराने दिनों को भी याद करेंगे। और ये जो तीन पार्टियां दिखाई दे रही, जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडीपी और जेडीयू, कितने दिन, क्योंकि इनको भी ये पता है कि चाहे बीआरएस हो, चाहे बीजेडी हो, चाहे वाईएसआरसीपी हो, इन तमाम दलों का क्या हश्र हुआ है। और चौथा एक दल और बता दे रहा हूं, शिरोमणि अकाली दल, क्या हश्र हुआ, इन सबको देखा। क्या टीडीपी और जेडीयू डर नहीं रहे होंगे ये नेता कि इन लोगों के साथ बीजू जनता दल, आज पटनायक जी जो हैं, नवीन पटनायक, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, यानी अपनी पार्टी को भी डुबा दिए और खुद भी डूब गए, अपनी जीत तक सुनिश्चित नहीं कर पाए वो। देखिए राजीव जी, एक तो ये है कि आज सुबह जयराम रमेश ने ट्वीट किया था, हम लोग इस बात की चर्चा पहले से करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी सहयोगी दल के साथ सहयोग लिया है उसको मिट्टी में गाड़ दिया है अंदर करके। और आज सुबह जयराम रमेश ने जो था यही ट्वीट किया था कि भाई जो पर्दे के पीछे से सहयोग करते रहे थे बीजू जनता दल और वाईआरसीपी, दोनों का हश्र आज क्या है ये समझा जा सकता है कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। तो इनके साथ कौन जाना चाहेगा, जो आज जाना चाह रहे हैं वो एक बार पुनर्विचार करें, ये एक तरीके का उनका ट्वीट था। तो इसलिए राजीव जी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों और चाहे नीतीश कुमार हो, जाहिर सी बात है कि वो अभी अपनी ब्लैकमेलिंग जो होगी या सौदेबाजी होगी उसको पूरा कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि या तो मोदी जी को येदुरप्पा बनाए जाने की कोशिश कर रहे होंगे, दोनों बहुत चतुर नेता हैं
जो हुआ था कर्नाटक विधानसभा में, येदियुरप्पा पहुंच गए थे मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के और फिर रोते हुए थे वो विश्वास मत से पहले इस्तीफा देकर के चले आए। तो चूंकि दोनों की अदावत राजीव जी नरेंद्र मोदी से रही है, नीतीश कुमार तो खुद को अपना पीएम मटेरियल समझते रहे थे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, और भारतीय जनता पार्टी भी उनको पीएम मटेरियल कहती थी। वो छोड़िए, अभी इंडिया गठबंधन के समय, हाँ इंडिया गठबंधन के समय भी नहीं, पुरानी बात में इसलिए याद दिला रहा हूँ कि जो चंद्रबाबू नायडू साथ में है राजीव जी, आपको याद होगा कि जब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरी थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जिसको कांग्रेस समर्थन दे रही थी, चंद्रबाबू नायडू यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक थे और इनके नेतृत्व में ही फिर यूनाइटेड फ्रंट चुनाव लड़ा। चुनाव संपन्न होते ही सबसे पहले यूनाइटेड फ्रंट छोड़ के जाने वाले चंद्रबाबू नायडू थे और फिर जाकर के एनडीए में संयोजक बन गए थे। तो आज भी मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एनडीए छोड़ के फिर इधर आएंगे और ये बड़ा खेल चंद्रबाबू नायडू निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि उनकी बहुत अंदर से नरेंद्र मोदी के साथ अदावतें हैं और जिस व्यक्तिगत तरीके से उनको जिस तरीके से परेशान किया गया है और जिस तरीके से नीतीश कुमार को किया गया, तो ये दो बड़े हैं। बाकी ये दो जिस दिन राजीव जी फैसला कर लेंगे उस दिन ये छोटे छोटे तो अपने आप सब पीछे जाएंगे। मैं आज देख रहा था कहीं जयंत चौधरी का बयान था कि हम तो नीतीश जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के इधर आए थे, यानी नीतीश जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के राजीव जी जो इधर आए थे, तो नीतीश जी जब उधर पलटेंगे तो बाकी चवन्नियाँ बहुत सारी पलट जाएंगी फिर। तो ये स्थितियां बन रही हैं और अभी जो इंडिया गठबंधन ने खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो अपना खुला ऑफर एक तरीके से दिया है, वो ये साफ साफ संदेश दिया है कि भाई आप अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो आपकी जो राजनीति आने वाले समय वो दिक्कत में पड़ जाएगी। अब राजीव जी यहाँ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सरेंडर करना पड़ेगा। अभी तक तो साफा बांधे हुए घूम रहे थे सम्राट चौधरी की, तब तक नहीं उतरेगा जब तक कि नीतीश कुमार को नहीं हटा देंगे, वो साफा अभी तक नहीं उतरा है। लेकिन राजीव जी विधानसभा चुनाव है बिहार में जी, तो अब अगर नीतीश कुमार के सहारे ये सरकार चलेगी तो या तो ये तब तक चलेगी, अगर बन जाती है, मैं अभी भी अगर जोड़ रहा हूँ, अगर बन भी जाती है तो ये तब तक चलेगी जब तक कि बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं होता। और इस बार अगर होता है तो नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा में ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी कम पे लड़ेगी। क्या बीजेपी ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है? ये पहली शर्त नीतीश कुमार की होगी। इसी तरीके से राजीव जी जो लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको देगी? चूंकि उनकी निगाह तो इसी पे है कि अपना लोकसभा अध्यक्ष होगा तो हम जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी, इसी तरीके से हम इनको भी सबको तोड़ देंगे। या नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार तो चोट खाए हुए हैं भाई, नीतीश कुमार से बिना पूछे हुए आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बना दिया और आप पार्टी तोड़ने जा रहे थे, और इसी बात पर नीतीश कुमार अलग हुए थे। तो क्या ये परिस्थितियां फिर नीतीश कुमार के साथ पैदा नहीं होंगी? तो ये कुल मिला के दोनों के मन में चिंताएं हैं और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई समर्थन पत्र, ये इस समर्थन पत्र का मतलब ही नहीं है। अभी कोई किसी भी पार्टी का संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, किसी भी संसदीय दल ने किसी को नेता नहीं चुना है। पत्र जो जाता है राष्ट्रपति के पास क्लेम करने का राजीव जी, वो संसदीय दल का नेता लेकर के जाता है और संसदीय दल के नेताओं के ही पत्र होते हैं। तो ये किसी भी संसदीय दल के नेता के पत्र नहीं है। एनडीए का आपने नेता चुन लिया तो एनडीए का संयोजक चुन लिया आपने नरेंद्र मोदी को, इसको राष्ट्रपति को ले जाने की क्या जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा इसको चुनाव को ले जा करके दे दो। तो राष्ट्रपति के पास तो आपको जाना है तो वो समर्थन का पत्र संसदीय दल के नेताओं का लेकर के जाना होगा, जो आपके पास अभी नहीं है। नरेंद्र मोदी भी अभी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी बहुत सारी बातें यहाँ रख रहे थे, कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप? और यहाँ से एक जो सुनील शुक्ला जी ने जो बात अंडरलाइन की है बहुत महत्वपूर्ण है, कितने दिन की सरकार और क्या यहाँ से एक वैसे ही कमज़ोर सरकार हम देखेंगे? और ये जो दोनों नेता हैं टीडीपी और जेडीयू, और ये खबर भी बहुत पक्की खबर सामने आ रही है कि शिवसेना, शिंदे गुट, अजित पवार, ये सब महाराष्ट्र में एक अलग गुल खिलाने वाले हैं। आज देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की। तो ये सारी खबरें आ रही हैं साथ साथ। महाराष्ट्र 48 सीटें और 48 में से एक बड़ा चंक अब इधर है, महाविकास अघाड़ी और इंडिया की तरफ है। प्रशांत टंडन जी, जहां सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होके उभरी है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी होके उभरी है, उत्तर प्रदेश की बीजेपी में भी बड़े घमासान हैं। लखनऊ दिल्ली पर, दिल्ली लखनऊ पर ठीकरा फोड़ रहा है और तमाम मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया है। तो बहुत कुछ बीजेपी के अंदर हो रहा है जो अभी, क्योंकि ये दोनों गुजराती लॉबी की इतनी जोर की पकड़ है कि अभी इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के अंदर कुछ होना। लेकिन बीजेपी के अंदर भी काफ़ी कुछ गतिविधियां हैं। दूसरी बात देखिए, जो अमलेंदु उपाध्याय जी बात कह रहे हैं, मैं उसमें सिर्फ एक बात जोड़ूंगा।
देखिए, आप अपने गठबंधन का चेयरमैन किसको बनाते हैं, सर्वसम्मति से बनाते हैं कि उसमें वोटिंग कराते हैं, इसका ना राष्ट्रपति से कोई मतलब है, इसका ना चुनाव आयोग से कोई मतलब है। चुनाव आयोग की लीगल एंटिटी पॉलिटिकल पार्टी है। जी जी, कुछ कह रहे हैं आप? बात आगे बढ़ाइए जी। जी, दूसरी बात देखिए कि क्या हो रहा है राजनीति में। देखिए, अभी अभी चुनाव हुए हैं, अभी इस मैंडेट को समझने की बात है। मैं जरा दो फिगर देता हूं। एक, देखिए, यूपीए 1 की सरकार आई तब कांग्रेस की 145 सीटें थी 2004 में। 2006 में 2008 में यूपीए 2 आई, 2009 में, सॉरी माफ कीजिएगा, 2009 में। 2009 में जब यूपीए 2 आई तब कांग्रेस की सीटें थी 206, यानी पहले से सीटें बढ़ी। इसको कहा जाता है कि मैंडेट जनता ने आपको दोबारा सरकार में आने का दिया। मोदी जी की बीजेपी की सीटें 303 से हो गई 240। ये मैंडेट आपसे वापस लिया जनता ने। राजीव गांधी की 414 थी, उनकी 197 हो गई। मैंडेट जनता ने वापस लिया, उसको उसी तरीके से व्याख्या भी उसकी की गई थी और राजीव गांधी ने सरकार बनाने का न दावा पेश किया, न वो राष्ट्रपति भवन ने उनको इनवाइट किया। तो मैंडेट की व्याख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज की अक्सर लोग बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, जनता ने उनकी आर्थिक नीतियों, सामाजिक न्याय, उनके तमाम तरीके के प्रशासनिक तरीकों को, उनके विदेश नीति को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है, उनकी नीतियों को रिजेक्ट किया है और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की नीतियों को एक्सेप्ट किया है। और उसका एक प्रमाण देखिए कि आगे की राजनीति कैसे होगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के लिए वार्निंग है जो कांग्रेस जिस तरफ राहुल गांधी बढ़ गए हैं। मैं एक आंकड़ा केवल आपको देता हूं और रविकांत जी उसमें जब जोड़ेंगे और ज्यादा। शेड्यूल्ड कास्ट सीट, एससी रिजर्व सीट 84 है इस देश में, लोकसभा में 84 में बीजेपी के पास 2019 में 46 थी, अब हो गई 30। कांग्रेस के पास 6 थी, अब हो गई 19। शेड्यूल्ड ट्राइब सीट 47, बीजेपी के पास उस 47 में थी 31 सीटें, वो हो गई हैं 26। कांग्रेस की सिर्फ 4 थी, वो हो गई 12। ये कांग्रेस का जो सामाजिक आधार है वो कहां मूव कर रहा है। और मैं उन सीटों की तो बात नहीं कर रहा हूं कि जहां पे जो रिजर्व सीटें नहीं है वहां तमाम तरीके के समाज का मूवमेंट किस तरीके से हुआ है। तो जिस तरफ कांग्रेस जा रही है वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक वार्निंग सिग्नल है और वो आधार को खत्म कर रही है। और अगर आप इस मैंडेट को, जिसको नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट किया है जनता ने, अगर आप उसके साथ जाएंगे तो वो सामाजिक आधार उसी तरफ जाएगा जिधर जो कांग्रेस को मिल रहा है। उसका एक और प्रमाण देता हूं। बहुजन समाज पार्टी के रिजर्व सीट थी 2, इस बार 0। तो इन पार्टियों को, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां भी हैं, उनका भी जनाधार कांग्रेस खींच रही है अपनी नीतियों की वजह से। दूसरी बात जो बात आई कि 90s की सरकार है, गुजराल और देवगौड़ा की सरकार है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जैसे हार्ड बार्गेनर हैं, वो नरेंद्र मोदी को गुजराल देवगौड़ा बना देंगे निश्चित तौर पे। और वो अगर उन्होंने स्पीकर अपना ले लिया जिसकी वो बात कह रहे हैं, तो अब सोचिए कि स्पीकर टीडीपी का है। आप देखिए, याद कीजिए कि जगदीप धनखड़ और ओम बिरला ने कैसे चलाया है राज्यसभा और लोकसभा। जिसको मर्जी आए सस्पेंड कर दिया, जिसको मर्जी आए माइक बंद कर दिया, जिसको मर्जी आए बर्खास्त कर दिया, जिसको मोदी जी ने जो कहा एक स्पीच एक्सपेंड कर दी। टीडीपी के स्पीकर के साथ ये नहीं हो पाएगा।
वहां राहुल गांधी भी होंगे, महुआ मोइत्रा भी होंगे, 20 और लोग होंगे। तो नरेंद्र मोदी तो पार्लियामेंट आना बंद कर देंगे। तो आप इस स्थिति को समझिए। लेकिन मैं जो अभी की राजनीतिक स्थिति है राजीव जी, उसमें अभी बहुत ही सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। दोनों तरफ के कोशिशें हैं। नरेंद्र मोदी जी को मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को और देश के प्रबुद्ध लोगों को इस बात की विवेचना करनी चाहिए कि मैंडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, और इसमें अगर वो दावा कर रहे हैं तो अनैतिक काम कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जोड़ तोड़ करके बन जाएंगे, इनकी पार्टियां भी तोड़ देंगे। तो क्या ये पार्टियां अपना जनाधार बचा पाएंगी? मैंने आपको कांग्रेस का मूवमेंट बता दिया कि कांग्रेस का मूवमेंट किधर जा रहा है जनाधार का। राजीव जी, सर तैयारियां गतिविधियां जो तेज हो गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, अभी देखिए पोडियम लेके आया जा रहा है, और अब उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां तेज हो गई हैं, और उन तैयारियों के बीच हम सीधे लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही तमाम नेता आते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, हम सीधे आपको वहां तक ले चलेंगे। और यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर इंडिया गठबंधन ने आज की तारीख में क्या फैसला किया है, सबसे बड़ी बात। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, उससे भी अहम बात, कि 292 सीटें एनडीए के खाते में, जिसमें से 240 सीटें बीजेपी के पास, लेकिन 240 सीटें वो सीटें नहीं हैं जहां से वो अपने दम पर सरकार पर काबिज रहे। उसे सरकार पर काबिज रहने के लिए बैसाखी की ज़रूरत है, और वो बैसाखी क्या टीडीपी, जेडीयू और तमाम छोटे दल जो हैं, इनके ज़रिए वो कितने दिनों तक चल पाएंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल से जिस मनमानी के ढंग से सरकारें चलाई हैं, उस हिसाब से क्या आगे चला पाएंगे? एक आदत हो जाती है इंसान की कि वो किसी की सुनता नहीं है। नरेंद्र मोदी के बारे में यही कहा जाता है कि वो किसी की नहीं सुनते। उनके कैबिनेट में कोई भी मंत्री उनसे खुश नहीं रहता था। कैबिनेट पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ये कहा जाता था कि वो पीएमओ से संचालित होता है। तो क्या अब वैसा हो पाएगा? सवाल कई हैं, जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी। मंत्रिमंडल, चलिए मान लिया मंत्रिमंडल में टीडीपी भी है, मंत्रिमंडल में जेडीयू भी है, मंत्रिमंडल में शिवसेना शिंदे गुट है। अब देखते हैं कि शिवसेना शिंदे गुट कितने दिनों तक इधर हैं। हो सकता है कि ये उधर मर्ज हो जाएं उद्धव ठाकरे के साथ, और उद्धव ठाकरे इधर नहीं आने वाले हैं। जो लोग यहाँ चला रहे हैं दिन भर कि उद्धव ठाकरे जा रहे हैं एनडीए में, ये गलत फहमी पाल के, और हम लोग भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं प्रेम कुमार जी, अच्छी तरह जानते हैं कि खबरें कैसे बनाई जाती हैं। तो कैसे खबरें दिन भर बनाई चलाई जा रही हैं, क्योंकि उन लोगों को भी अपना मुंह छिपाने से पहले बचाना, चेहरा बचाना जरूरी है। क्योंकि कल पवन खेड़ा ने जो एक को लपेटा था कायदे से, वो तो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा। खैर प्रेम कुमार जी, क्या देखा जाए, यहां से तस्वीर कैसी दिखती है? देखिए राजीव जी, हम लोग एक बात कर रहे हैं कि सरकार बन जाएगी तो चलेगी, नहीं चलेगी, लेकिन अभी वो सोचने का वक्त ही नहीं है। अभी तो आज की सबसे बड़ी घटना, जो 2 घटनाएं हैं, एक इंडिया की बैठक होना, एक एनडीए की बैठक होना, इन दोनों में एक घटना जो घट चुकी है, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एनडीए का नेता चुन लिया गया, लेकिन उसमें सिर्फ 10 दल शामिल थे, सिर्फ 10 दल के 21 सदस्य शामिल थे। आप समझिए, जेडीयू से 3 लोग शामिल थे, नीतीश कुमार, ललन सिंह और एक व्यक्ति। तो 42 सदस्य हैं एनडीए में। तो एनडीए का नेता कहां चुना गया? ये तो ऐसे ही इनवैलिड लगता है। जिस एनडीए में 42 सदस्य हो, अब उपस्थिति सिर्फ 10 हो, ये तो कोरम पूरा नहीं हो रहा है। 1/3 14 या 42, कम से कम 14 का तो मेंबर होना चाहिए, मौजूदगी होनी चाहिए। तो ये नेता कैसे हो गए एनडीए के? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि एनडीए के नेता जो घोषित किया गया, एनडीए के नेता नहीं है, क्योंकि बाकी सदस्य आए ही नहीं, या तो उन्होंने बायकॉट किया। हम अगर नहीं आए तो बायकॉट ही माना जाएगा ना। तो 42 सदस्य हैं एनडीए में, 42 पार्टियां हैं, और मौजूद हुई सिर्फ 10 के 21 सदस्य। तो ये इतना बड़ा पॉइंट है
कि इसको बताने की जरूरत है। अब राष्ट्रपति को ले जाएंगे, दिखाएंगे हम एनडीए का नेता हैं, तो हालांकि इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति क्यों उनसे पूछेंगे, आप एनडीए का नेता रहिए मत रहिए, ठीक है, कोई लेटर लेके रख लेंगी, उसका कोई वैधानिक मतलब है नहीं। जो सबसे बड़ी बात है, इसी वजह से अब जेडीयू के नेता वहां बैठे हुए हैं, उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी, इसका कोई वैसा मतलब नहीं है। तो वो एनडीए की बैठक हो रही है, एनडीए में है तो शामिल हो गए। आज रात में यहाँ इंडिया बैठक में मीटिंग होगी, तय होगा नए सरकार के स्वरूप पर, उसमें इनकी भूमिका तय होगी। अगर भूमिका कबूल होगी तो एनडीए छोड़ देंगे, एनडीए छोड़ देंगे तो बात खत्म। ये यहाँ कोई वैधानिक बाध्यता तो हुई नहीं, तो ये इसका एक मतलब है। और दूसरी तरफ घटनाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं कि हम निराधार बोल रहे हैं और कल्पना के आधार पर बोल रहे हैं। ये देखना बाकी है कि आज रात जो बैठक होगी उसमें राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच क्या पकता है, क्या बातें होती हैं। और चूंकि इंडिया गठबंधन ने कहा था 24 घंटे में हम प्रधानमंत्री का चेहरा दे देंगे चुनाव बीत जाने के बाद, तो इंडिया गठबंधन हमें लगता है उस वादे पर कायम है। और वो 24 घंटे बोले थे कि 48 मैं भूल रहा हूं, लेकिन ऐसा ही उन्होंने कहा था। तो वो इस मीटिंग के बाद दे सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा ये है, अब उसके लिए फिर जुटाया जाएगा। तो हम अभी उस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए सरकार बन गई तो कितनी चलेगी। हम इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं कि इंडिया की सरकार बनेगी तो कितनी स्थायी होगी, हम इस पर भी तो चर्चा कर सकते हैं ना। तो अब ये बात जरूरी है कि इंडिया की सरकार कैसे बन सकती है। तो हम स्पष्ट देख रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू ये दोनों दल कुनबा छोड़कर यहाँ आने को तैयार बैठे हैं। वो एक साथ आ रहे हैं, तेजस्वी से मिल रहे हैं, अपने बयानों से संदेश दे रहे हैं, ये सारी बातें हैं। तो इन स्थितियों में आज अभी जो प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, उस प्रेस ब्रीफिंग पर हमारी नजर है और उससे हमें एक क्लू मिलेगा। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, आपने भी दोहराया, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ध्यान दिलाया कि उसमें खुले तौर पर कहा गया है जो कोई भी भारत की संविधान की प्रस्तावना में यकीन करता है, आर्थिक सामाजिक आधारों पर न्याय में यकीन करता है, उसका हम स्वागत करते हैं। तो स्वागत करते हैं, एक तरफ ये घटना है, दूसरी तरफ आपने ही थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि जयंत चौधरी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को देख करके वो जेडीयू में आए। हम आपको बताएं, एक दिन पहले जेडीयू के ही प्रवक्ता से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें 2 सीट दी, हम दोनों जीत के दिखा दिए, हमको उतनी तवज्जो नहीं मिली एनडीए में जितना मिलना चाहिए था। तो ये बात तो है कि हमको अगर 7 देते तो हम 7 भी जीत ले सकते थे। अब हम अपर हैंड में हैं कि हमें अखिलेश यादव के साथ 7 लेके रहते तो हमको ज्यादा सीटें मिलती। तो इस हिसाब से हम आगे की रणनीति तय करेंगे। उनका साफ संकेत था कि वो इंडिया गठबंधन में लौट सकते हैं। और इस बात को अगर हम कनेक्ट करें कि जयंत चौधरी नीतीश कुमार से प्रभावित हैं, तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं। अगर उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो निश्चित रूप से वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। जयंत चौधरी और दूसरे ऐसे और बहुत लोग उनके साथ आ सकते हैं। तो अभी पूरी तरीके से ओपन है और इस चुनौती को चूंकि एनडीए समझ रहा है, तो ये परसेप्शन की लड़ाई में वो पीछे न रहे। आनंद फानंद में 10 पार्टी की मीटिंग बुला करके उसको एनडीए की मीटिंग घोषित कर दे रहे हैं। इससे बड़ा फेल्योर और क्या होगा कि आप एनडीए की मीटिंग तक बुलाने की क्षमता नहीं रखते। भाई कल रिजल्ट आया, रिजल्ट से लेके अब तक आप एनडीए की मीटिंग बुलाने की क्षमता नहीं रखते। आप यहाँ भी फेल हो गए। आप 42 में से 10 पार्टी को जुटा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, आज की हेडलाइन खबर है ये कि एनडीए की बैठक पूरी मतलब बुला नहीं सके नरेंद्र मोदी और बीजेपी, एनडीए के सारे सदस्य नहीं आए। जी राजीव जी।
एनडीए के सारे सदस्य नहीं आए, सबसे बड़ी खबर है। और कैसे आपने एनडीए के सारे सदस्य नहीं आते, यानी कि घटक दलों के कम से कम प्रमुख नेता तो वहां रहेंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव तो रहेंगे, तभी आप उसमें से अपना नेता चुनेंगे। लेकिन वहां कितने लोग पहुंचे, कितने दलों के नेता पहुंचे, ये आप देख लीजिए और उसके साथ साथ अब आप अपना नेता चुन लेते हैं। खैर, इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तब उधर तैयारियां चल रही हैं। इधर इंडिया गठबंधन की प्रेस ब्रीफिंग की और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन में जो मंत्री परिषद जो अब भंग हो चुका है उसको डिनर दे रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ दो तस्वीरें और भी हैं, एक महत्वपूर्ण है। एक तरफ तस्वीर जो आज नरेंद्र मोदी अपने तमाम घटक दलों के नेताओं के साथ मिल रहे थे, और दूसरी ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कहीं खुशी कहीं गम। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, कहीं खुशी कहीं गम। खुशी ऊपर देखिए, इसमें लाल टोपी यानी अखिलेश यादव, उनके बगल में राहुल गांधी और उनके बगल में एमके स्टालिन, और नीचे देखिए ये तीनों अलग अलग दिशा में देखते हुए, और तीनों में सबसे बड़ी चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सबके बीच बैठे हैं। ये ग्रीन जैकेट में आप देख लीजिए, और मोदी जी का चेहरा नीचे झुका हुआ, चिंता मग्न, और उनके बगल में टीडीपी, जो शायद चंद्रबाबू नायडू सोच रहे होंगे कि 5 साल सरकार चलानी है या नहीं, और नीतीश बाबू तो क्या सोचते हैं पता ही नहीं चलता। कहते हैं कि उनका दिमाग बिल्कुल, अगर इधर से नॉर्मल चीज़ डालिए तो इधर से स्क्रू बन के निकलेगा, यानी कि उनका दिमाग बहुत स्क्रू की तरह बिल्कुल घुमावदार पेचीदा दिमाग है। और आगे राजनीति में क्या, इसलिए तो एक लंबे वक्त से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कोई भी आए कोई भी जाए, वो इधर रहें उधर रहें, लेकिन मुख्यमंत्री पद उनके पास है। और ये एक श्रूड नेता का चरित्र होता है, और वो कोई बुराई उसमें नहीं है। जब आप राजनीति करते हैं तो इसकी ज़रूरत भी होती है, वो दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक लंबा इंतज़ार, शायद उधर डिनर चल रहा हो, डिनर के बाद ये बैठक या कुछ और विशेष बैठक हो रही हो जिसकी खबर हम लोगों तक नहीं है। अंदर खाना पीना तो खैर अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में जो वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पैगाम दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी चर्चा चल रही होगी। खबर तो महाराष्ट्र से भी आ रही है कि शिंदे साहब और अजित पवार दोनों अपने अपने पुराने, यानी कि जो मातृ संस्था या पितृ संस्था कह लें, वो उधर देख रहे हैं कि उनके साथ मिल लिया जाए और उधर चले जाया जाए। लेकिन सामाजिक न्याय, और जिस सामाजिक न्याय को लेकर राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा की, और उसके बाद देखिए कि परिस्थितियां उसी दिशा में जाते हुए और बहुत ज़्यादा फायदा नज़र आ रहा है। हलचल तेज़ है उधर, जैसे ही तमाम नेता आते हैं उधर हम लेके चलेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। यहाँ से जिस तरफ इशारा कर रहे थे प्रेम कुमार जी, बहुत सही, कि आगे क्या होगा उस पर चर्चा हम लगातार करेंगे। आने वाले एक सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। इस चुनाव में किसने किसको वोट दिया, इस चुनाव से सामाजिक न्याय की जो प्रक्रिया थी वो कैसे आगे बढ़ती, सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू, जो स्टालिन बाहर निकल रहे हैं, शायद इन्हें वापस जाना होगा, वो बाहर निकल रहे हैं। ये विजुअल भी है, स्टालिन देखिए ये बाहर हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर टीआर बालू भी दिखाई दे रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई दे रहे हैं, प्रियांक खड़गे दिखाई दे रहे हैं, प्रियांक खड़गे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे नेता यहाँ पर हैं। ये लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, गेट के पास चर्चा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर चर्चा हो रही है, लॉन में, और ये विजुअल्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये विजुअल्स जो हैं ये भी, और इसके साथ साथ सबको इंतज़ार प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी है, क्योंकि पोडियम लाकर रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि नहीं होगी ये भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके बारे में भी विचार किया गया हो कि हम मीडिया को कुछ बताएं कि न बताएं, ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन अपना रुख यहाँ साफ करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक साफगोई यहाँ लगातार दिखाई भी दी है। लेकिन ये तमाम घटक दल और 33 नेता यहाँ पर 33 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया गठबंधन के, वो यहाँ पर हैं। लेकिन बात दूसरी कर रहे हैं हम। इंडिया गठबंधन यहाँ पानी तो पिला के रख दिया है, ये मानना होगा। प्रोफेसर रविकांत जी, ये पानी पिलाने वाली बात याद है ना आपको? देखिए, मोदी जी तो पानी पी करके कोसने वाले आदमी हैं।
वो बात अलग है कि वो कभी सामना नहीं करते, वो एक तरफा केवल बोलते हैं, जनता से भी मन की बात करते हैं, लोगों की बात कभी सुनते नहीं है। और इस दरमियान उनको जितना अहंकार हुआ था, वो अहंकार तो चूर चूर हो गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था। जनता जब अपने पर आती है तो अच्छों अच्छों को खत्म कर देती है। और ये तब है जो नंबर आप दिखा रहे हैं बीजेपी का 240, जब ईडी ने भरपूर सहयोग किया है। दो मुख्यमंत्री आपने जेल भेज दिए, ईडी का डर दिखा करके तमाम कांग्रेस पार्टी के और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं को शामिल कर लिया गया। गोदी मीडिया जो कर रहा है 10 साल से, वो तो खैर कहने की बात ही नहीं है। चुनाव आयोग की भूमिका सबसे ज्यादा शर्मनाक रही है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की भाषा बोली है, मुझे तो ताज्जुब होगा कि उस भाषा को सुनते और देखते हुए अगर ये दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं, सरकार में शामिल होंगे, तो वो अपने उन लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे। एक तो नायडू साहब वो हैं जो 4% मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, माने सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो ये कहते हैं कि देखिए हमने उन सब चीजों को बचा करके रखा है। आज तेजस्वी यादव ने एक कमेंट किया एनडीए के बैठक के बाद। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो नंबर गेम है, चाचा अगर उधर जा रहे हैं तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और जाति जनगणना कराएंगे। ये नीतीश कुमार के एजेंडे में शामिल रहा है। उधर पोस्टर पटना में लगे हुए हैं, शायद जेडीयू के कार्यालय के बाहर, डबल इंजन की सरकार, जिसमें मोदी जी का फोटो है नीतीश कुमार के साथ। लेकिन क्या नीतीश कुमार सच में बिहार के लिए कुछ कर पाएंगे? जो मोदी जी ने तो भाषण दिया था, अगर पिछले विधानसभा चुनाव का याद हो आपको, कितने कर दूं, 1.25 लाख करोड़ तक लेके गए थे बोली, और मिला उसमें से शायद अधन्नी भी नहीं है। तो जिस तरह से बिहार के लोगों का अपमान किया मोदी ने, और खुद अगर आप नीतीश कुमार की वो तस्वीरें देखें, कमल का फूल उन्होंने पकड़ा दिया उनके हाथ में, और जिस तरह की चेहरे की भाव भंगिमा थी नीतीश कुमार की, वो बेहद अपमानजनक लग रही थी। बहुत बुझा हुआ चेहरा लग रहा था, और नीतीश कुमार जितना अपमानित महसूस कर रहे होंगे, उससे ज्यादा उनके समाज ने महसूस किया। जिस सामाजिक न्याय की राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, या जितने लोग भी राजनीति को समझते हैं, कि एक सामाजिक न्याय का बड़ा नायक वो नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व की राजनीति के आगे नतमस्तक हो जाए। उन्होंने पैरों में हाथ रखा, अपना पैर छुए एक तरफ, और फिर जिस तरह से उनका कद छोटा किया बिहार में, बावजूद इसके अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो बेहद शर्मनाक होगा। और ये तेजस्वी ने सही सवाल उठाया, क्या जाति जनगणना वो करा पाएंगे? जनगणना ही नहीं कराई मोदी जी ने डर के मारे, कास्ट सेंसस तो छोड़ दीजिए। और जो बिहार में उन्होंने जातिगत आंकड़े जारी किए, क्या ये काम वो वहां करवा पाएंगे? वो डबल इंजन, ये सब कहना तो अपनी जगह है, वहां तो खुले तौर पर हिंदुत्व का एजेंडा है। वहां सामाजिक न्याय को कुचला जा रहा था 10 साल से, और उसके भागीदार बनेंगे अगर नीतीश कुमार वहां रहेंगे या चंद्रबाबू नायडू रहेंगे। मुझे लगता है कि ये गलती शायद नीतीश कुमार नहीं करेंगे। बहुत सारी गलतियां ऑलरेडी नीतीश कुमार कर चुके हैं, और मैं समझता हूं कि कायनात ने ये उन्हें अवसर उपलब्ध कराया है कि अपने पिछले इतिहास की तमाम गलतियों को भुला करके वो स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करें। ये उनको मौका मिला है। वो पहले नरेंद्र मोदी के नाम आते ही एनडीए से बाहर चले गए थे, पर बाद में आ गए। लोग शायद इस सबको भुला दें, इतिहास भी उनको
भुला देगा अगर वो इस समय सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ खड़े होते हैं। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू भी हैं, जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स रही है और साउथ के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार किया। एक हिंदू राष्ट्र ही नहीं, एक हिंदी राष्ट्र की भी पूरी थ्योरी है मोदी के पास, और इसका विरोध दक्षिण भारत में होता रहा है। संघवाद की अवधारणा को नरेंद्र मोदी स्वीकार ही नहीं करते। उनकी जो राजनीतिक शैली है, कार्यशैली है, वो एक तानाशाह जैसी शैली है। अब ये हो सकता है कि नंबर कम हो तो ये शेर थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन कितना भी हो वो आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकते। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि मैं प्रथम और अंततः संघ का व्यक्ति हूं, स्वयं सेवक हूं। नरेंद्र मोदी वही व्यक्ति हैं। तो ये कैसे चल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, और कितने दिन तक ये सरकार चल पाएगी। लेकिन इंडिया अलायंस के साथ आते हैं तो जो भारत के लोकतंत्र के व्याख्याकार हैं, तमाम लोगों ने जो लिखा है कि जैसे जैसे आप सीधा जरा चलते हैं उधर, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता अब आ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। ये देखिए तमाम नेताओं के विजुअल्स हमारे तक पहुंच रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी सारे नेता इस लॉन में, शायद यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और यहाँ अब आ रहे हैं ये नेता, और यहाँ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए ये तमाम नेता आ रहे हैं। 33 नेता हैं इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उसके, और राहुल गांधी देखिए अपने तमाम साथियों से बात करते हुए, और राहुल गांधी के अलावा बाकी सारे नेता यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक हम, लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं, और तकलीफ़ ये होती है कि वो पूरा जोन जो है वो वीवीआईपी जोन है, और कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी आप तक हम सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर, और यहाँ मौजूद हैं हमारे साथी इकरार खान। राघव चड्ढा से बात कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव भी हैं यहाँ पे, और तमाम इंडियन, दीपांकर भट्टाचार्य आपको दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में ग्रीन शर्ट में, और इधर चंपाई सोरेन भी हैं। सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। डी राजा भी यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। ये सब शायद अभी से थोड़ी देर बाद, ये संजय राउत भी दिखाई दे रहे हैं। अभी से थोड़ी देर बाद ये सारे नेता शायद एक साथ नज़र आएँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल के आता है ये बहुत ज़रूरी है समझना। और इसलिए भी क्योंकि एक यहाँ से आगे गतिविधि क्या होगी, क्या रणनीति बना करके ये इस मीटिंग से निकले हैं, ये देश की जनता के बीच आना चाहिए। देश की जनता में और एक अलग तरह का उत्साह नज़र आया था पूरे चुनाव के दौरान, और इसी का इंतज़ार हम कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ और भी अभी, हाँ, अखिलेश यादव भी आ चुके हैं। देखिए अखिलेश यादव पहुँच चुके, ये सब बाहर पहुंच रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है हम सबको। जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग शुरू होती है आप तक हम पूरी तस्वीरें पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, पीछे राघव चड्ढा दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार भी यहाँ पे हैं, और डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, ये सब दिखाई दे रहे हैं। और ये सब अब मीडिया के सामने आ चुके हैं, मीडिया के सामने ये तमाम नेता आ चुके हैं, और इंतज़ार है मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का। और इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ से उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक
सीताराम येचुरी भी आ गए, संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, चंपई सोरेन है यहाँ पे, डी राजा हैं, सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेता यहाँ पे हैं और ये सब इंतज़ार कर रहे हैं, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी इस मीटिंग में थी, प्रियंका गांधी भी इस मीटिंग में थी। तो क्या अभी देखते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी बाहर आते हैं क्या। देखिए साड़ी में यहाँ कल्पना सोरेन दिखाई दे रही हैं, कल्पना सोरेन भी दिखाई दे रही हैं और पीछे से अंदर से कुछ हलचल और दिखाई दे रही है। केसी वेणुगोपाल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक हलचल तेज है यहाँ पे और एक सब में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। ये तमाम नेता अब यहाँ क्या कहते हैं, क्या बातें होती हैं, क्या अंदर बात हुई है, ये यहाँ बाहर मीडिया को ज़रूर